सो हेलो एंड नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए, सॉइल साइंस की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो डिस्कस किया था उसका पहले रिवीजन करेंगे और फिर फाइनली हम आज की क्लास में आपको सॉइल वाटर यानी कि मृदा जल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितने टाइप का होता है मृदा जल और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरीके से मृदा जल इफेक्ट करता है ग्रोथ पे, और इसके क्या क्या हम कर सकते हैं। वाटर की जब आप बात करते हो मेनली हमारा सब यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपको देखने को मिलता है ना। और वाटर का प्लांट पे क्या इफेक्ट है हमें ये पढ़ना है। कितना पोटेंशियल किस टाइप ऑफ वाटर पे हमें देखने को मिलता है, उससे क्वेश्चन मिलता है देखने को। और बेसिकली हमारा जो ये क्लास रहने वाला है, यहाँ पे पहले तो थोड़ा हम समझ लेंगे कि वाटर के बारे में, क्योंकि हो सकता है अभी की जो हाल फिलहाल की एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है वहां पे पैटर्न कुछ नया हमें मिल रहा है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हमारी क्लास पूरी रहेगी। और कल आपको जो पढ़ाया गया था उसको आई थिंक डेंसिटी वाला जो चैप्टर हमारा था कंप्लीट हो गया था। और डेंसिटी से अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप डाउट अगर किसी का है तो पूछ सकते हो। फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा वो सॉइल वाटर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। स्वस्थ हो, मस्त हो सभी लोग। चलिए, कुछ मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अपना पूरा जो फोकस है, हमारा सोल जो फोकस है वो हमारे क्लास पे रहे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सॉइल टेक्सचर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉइल कंसिस्टेंसी इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉइल कंसिस्टेंसी के अलावा सॉइल प्लास्टिसिटी और कोहेशन, यहाँ पे हमने कोहेशन एडिशन पढ़ा था। आज भी हमारे पास कोहेशन और एडिशन से कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब भी आप सॉइल और वाटर की बात करोगे, यानी कि जब दो असमान अणु आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है वहां पे हमेशा आप कोहेशन और एडिशन को पढ़ोगे। कोहेशन और एडिशन को आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप समझ चुके हो सभी। और सॉइल डेंसिटी, डेंसिटी की चर्चा हो चुकी है। डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आप फटाफट करेक्ट आंसर उसका दे देना, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिवीजन हो जाए हमारे, ताकि कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कल डेंसिटी के बारे में। हमने डेंसिटी के बारे में कल क्लास की थी। और डेंसिटी से सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, डेंसिटी को हम लोग मेजर किससे करते हैं, इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं। यानी कि अगर मेजरमेंट की अगर पूछ लिया है कि डेंसिटी आप किससे मेजर करोगे, ठीक है, मेजर किससे करोगे, तो ये बताइए फटाफट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा नॉर्मल सॉइल की जो वल्क डेंसिटी है, वल्क डेंसिटी ये हमें कितनी देखने को मिलती है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा पार्टिकल डेंसिटी हमें कितनी मिलती है नॉर्मल सॉइल की देखने को, पार्टिकल डेंसिटी कितनी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको मैंने एक प्रश्न भी दिया था, आई थिंक आप करके लाए होंगे। मेरा पूरा भरोसा है कि आप होमवर्क जरूर करेंगे, और होमवर्क जरूरी भी था। किसी ने लगाया है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया था, पोरोसिटी निकालनी थी, कोई करके लाया? मेधा, मनीष, अनन्या, हितेश, बताओ आकृति कहाँ चले गए सब लोग। आंसर क्या है उसका, क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। दूसरा मैं चाहूंगा कि पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर एग्जामिनेशन में इधर उधर मत ताकना, है ना, कि पढ़ाया नहीं गया, सब कुछ पढ़ के जाओ। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या था, और पोरोसिटी को हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रोपोर्स था। अच्छा, माइक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स, माइक्रो यानी कि बृहद और सूक्ष्म, जब हम छिद्र कह रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के ये डाउट रहते हैं, सर मैंने तो इस बुक में 0.05 पढ़ा है, आपने क्या किया, आपने 0.6 बता दिया। तो अब क्या आप गलत हो या बुक्स गलत हैं? तो गलत दोनों नहीं है। कुछ ऑथर क्या करते हैं, इस वैल्यू को, अब यहाँ पे समझ लेना, मैं बता ही देता हूं। बेसिकली हमारे पास पोर जो है वो 3 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। आप कहोगे सर एक और कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने, तो हाँ समझो क्या है। हमारे पास एक मीजोपोर होता है, क्या है, मीजोपोर, ठीक है। कौन सा है, एक हमारे पास मीजोपोर्स होता है, और इस एक हमारे पास माइक्रोपोर है और माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो, इनका आंसर फटाफट करो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो तब तक। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम अपना आसानी से हम इसको याद करें, इसको हम 0.05 कह देते हैं कुछ बुक्स में। मीजो को, मीजो आपको सभी बुक में नहीं मिलेगा, ये कुछ ही ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, वहां पे देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर इसको आप लेस कर दोगे तो आपका वो माइक्रो, ये माइक्रो बन जाएगा, और इसको अगर आप मोर देन कर दोगे तो आपका इसमें माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये नहीं याद करना है, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वैल्यू ये आपको 0.06 mm मिल रही है, स्टैंडर्ड यही साइज है, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स में मोस्टली आपको यही मिलेगा, और यही आप लोग याद करना। डन, चलो आ जाओ।
ठीक है, चलो आप लोग स्वस्थ हो। करेक्ट आंसर फटाफट बोल दो, क्या होगा इसका आंसर, क्या रहने वाला है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं। पोरोसिटी का फार्मूला अनन्या ने लिखा है, सही है। देखते हैं क्या लिखा है फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है, आप पोरोसिटी का 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपान पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। अगर ये फार्मूला लिखा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 माइनस बी डी अपॉन पी डी इंटू 100, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप दूसरा फार्मूला लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 माइनस बी डी इंटू पी डी इंटू 100, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, पोरोसिटी का ये भी फार्मूला है। चलो अगले क्वेश्चन का बताओ आंसर। मेजर किससे करते हैं, पिक्नोमीटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। किसी ने आंसर दिया है कि नहीं, किसी का आंसर नहीं है क्या, क्या हो गया तुम लोगों को। पिक्नोमीटर, जो हमारे पास पिक्नोमीटर होता है, इसके थ्रू क्या है, हम मेजर करते हैं, ठीक है। पिक्नोमीटर के थ्रू करते हैं। और भी आपको बताया था, एक आईडी बोतल हमारे पास होती है, आईडी बोतल, इसके थ्रू भी हम क्या है, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। और एक बात हमारे पास क्या था, क्या था बताओ, 4 चीजें बताई थी कल की क्लास में, बताया था ना, 4 चीजें बताई थी कल की क्लास में, जिसके थ्रू आप उसको मेजर कर सकते हो। 2 मैंने बता दिए, 2 और बचे, नाम भी आधा लिख गया है उसका। चलो बताओ। बल्क डेंसिटी, जो मोस्टली हमारे पास सॉइल होती है, इनकी 1 हमारे पास 66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलती है। और पार्टिकल डेंसिटी हमारे पास कितनी है, ये 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देखने को मिल जाती है। डन डन। हाँ, कोर सैंपलर आधा तो लिख ही दिया था, कोर सैंपलर। एक और बच गया, वो कल की क्लास में ही सिर्फ मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। उप है, उप, अब बोलो, अब तो मुंह से भी निकाल दिया शब्द मैंने। बताओ, कोर सैंपलर हो गया, सोलंकी सही है। रूपाली, कुछ नए स्टूडेंट भी देखने को मिल रहा है हमको, रोनी, रूपाली। तुम लोग नए स्टूडेंट हो या लाइव ज्वाइन नहीं करते हो। होल्ड सैंपलर, बहुत सही है ना। 4 चीजें बताई थी आपको। ठीक है, चलो आगे सभी के आंसर। हाँ, माइक्रो और मैक्रो आपने बता दिया। अच्छा, माइक्रो पोर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हमें एयर देखने को मिलेगा। और इसका जो साइज होता है, ये कितना होता है, चूंकि बृहद छिद्र है तो साइज हमारा बड़ा होगा इसका। सूक्ष्म इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आपको वाटर देखने को मिलेगा, और साइज कितना होगा, लेस देन 0.06 mm देखने को मिलता है। डन, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई प्रश्न हो, किसी को पूछना हो कुछ, बताओ। चले आगे बढ़े हम लोग, शुरू करें क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सॉइल वाटर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब आप कहोगे सर क्या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी हम लोग इसी में पढ़ लें, पढ़ लो, जरूरी है ना। होमवर्क 33.5, एक लोग करके लाए होमवर्क, 33.5% आंसर। अच्छा, ज्वाइन नहीं करते हो डेली, क्यों नहीं करते हो, क्या मैं जान सकता हूं ज्वाइन क्यों नहीं करते हो तुम लोग। लाइव जब आपने कहीं ना कहीं खून पसीने की कमाई हमें दी है, तो हमारे खून पसीना निकाल लो। मतलब खून पसीना नहीं निकाल लेना है ना। आप ही के लिए बने हैं हम, है ना। बस खून पसीना निकाल लो, यानी कि निचोड़ लो, जितना ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाओ प्राप्त कर लो। एग्जामिनेशन को क्लियर करना इस बार, है ना। ये पहला अगर किसी का एग्जामिनेशन है तो पहली बार दो, उसको लास्ट करके दो, ठीक है। नैया पार करो अपनी, है ना। चलो सिलेक्शन लो, मस्त एंजॉय करो, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। गुड आफ्टरनून, अब गुड आफ्टरनून कहाँ से हो गया भैया, गुड इवनिंग हो गई अब तो। हाँ चलो कोई बात नहीं, तब जब जागो तभी सवेरा। नहीं, और एक लोग थे, उनको तो जानते हैं, रोनी तो आते हैं, वो तो सही है। एक और कुछ, हाँ न्यू, अच्छा रूपाली ने लिखा तो है न्यू 1, रूपाली ने है। चलो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ लेंगे हम। इसके अलावा सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, एक होता है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हमारे पास होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी चर्चा हो जाएगी यहाँ पे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि पानी किस तरीके से सरफेस से उड़ के ऊपर जाएगा, उड़ेगा, फिर बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, फिर से कैसे नीचे आ रहा है,
ठीक है। तो ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। इसके अलावा सॉयल मॉइस्चर मेजरमेंट, इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट होता है एक हमारा, और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दो हमारे पास मेजरमेंट के तरीके होते हैं, ठीक है। डन। चलो शुरू करते हैं अपना क्लास का। सबसे पहले ही हम, चलो इसको सबको हम बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। क्या चीजें हैं? जब भी आप सॉयल वाटर की बात करते हो, जब भी हम क्या करते हैं, सॉयल वाटर की बात करते हैं, मृदा जल की बात करते हो। जल इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्यों हम इस चिल्ला रहे हैं सॉयल वाटर सॉयल वाटर सॉयल वाटर? क्या है, ऐसा क्या वाटर ने कर दिया? तो वाटर ने बिल्कुल ऐसा कुछ कर दिया है। और क्या कर दिया है, जब भी आप बात करते हो प्लांट की जब भी आप बात करते हो, किसी भी पौधे की जब भी आप बात करते हो, तो पौधे का लगभग हम कह दें, लगभग यहां पे कह दें 99% जो, ठीक है, 99% जो पार्ट होता है ना प्लांट, 99% हमारा किसका होता है? वाटर का होता है, ठीक है। 99% जो आपका पोर्शन है ये आपको वाटर देखने को मिल जाता है लगभग। यहां पे हमें ये नहीं जानना, हम पढ़ रहे हैं सॉइल के वाटर के बारे में, ठीक है, मृदा के। अब प्लांट की बात नहीं करेंगे फिजियोलॉजी में, नहीं तो हम पहुंच जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सॉइल में जो वाटर है, सॉइल में वाटर है, इसका प्लांट पे क्या इफेक्ट है, ठीक है, इसका प्लांट पे क्या इफेक्ट है। वन क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन पूछ लो, बाद में क्लास कर लेंगे फिर हम। जल्दी बता दो। जल्दी बोलो, किसी का कोई कुछ भी क्वेश्चन हो बता दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से ना, क्योंकि बीच में नहीं रुकूंगा, फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन पिक करूंगा आपके। हाँ, वो दोनों में रहेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से, बॉक्स रहता है ऊपर, आप लैंग्वेज यहां पे चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे। डन। अभी समझ, आप स्टार्ट करते, अब मत क्वेश्चन पूछना किसी का हो, बाद में पूछ लेना। तो हम पढ़ रहे हैं मृदा जल यानी कि सॉयल वाटर के बारे में, सॉयल वाटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सॉयल वाटर। अब सॉयल वाटर बेसिकली क्या है? फिर से हमें वही चित्र बनाना पड़ेगा कल की तरह। क्या हम कर रहे थे? अरे रुक जाओ, प्लांट को इधर साइड में कर रहा है पहले, ठीक है। यहां पे आ जाओ। हमारे पास क्या है? हमारे पास इस तरीके से हमको ये देखने को मिलता है, ये सॉइल कंपोजिशन हमेशा आपको काम आएगा, याद कर लेना। सॉइल कंपोजिशन की आप जब भी बात करोगे तो सॉइल में क्या है, आपको चार चीजें देखने को मिलती हैं। चार चीजें कौन कौन से? 45% यहाँ पे क्या है, आपको मिनरल देखने को मिलेंगे, यानी कि खनिज देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिनरल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर कितना है, लगभग 5% के करीब हमको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। 25% क्या है हमारे पास, तो एयर है 25%, और 25% हमारे पास क्या है, तो 25% हमारे पास वाटर है, ठीक है, 25% हमारे पास वाटर है। तो अब यहीं से सॉइल की डिफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, सॉइल वाटर की डिफिनेशन यहीं समझ आ जाएगी। सॉइल वाटर किसको कह रहे हो? मृदा, अगर मैं यहां पे कहूं मृदा जल, ठीक है। मृदा जल क्या है? मृदा जल क्या है? मृदा जल क्या है? बेसिकली सॉइल में जो पोर्स हैं, सॉइल में जो पोर्स हैं, मृदा में जो पोर्स हैं, उनमें पाया जाने वाला जल, मृदा के पोर्स में, ठीक है, मृदा के पोर में, या कह सकते हैं हम छिद्र में, मृदा के जो छिद्र हैं, इनमें जो पाया जाने वाला जल है, यह क्या कहलाता है? यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा मृदा जल कहलाता है। सिंपल समझ गए? सिंपल समझ गए? मृदा के सूक्ष्म छिद्रों में, मृदा के पोर्स में पाए जाने वाले जल को हम मृदा जल कह देते हैं। ये सिंपल एक डिफिनेशन हो गई, ठीक है, ये तो डिफिनेशन सिंपल हो गई। अब बेसिकली यहां पे हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है, मान चलो ये सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल है, आप सभी जानते हो। मृदा में हमारे पास क्या है? मृदा में दो प्रकार के छिद्र हमको देखने को मिलते हैं। मृदा में हमको दो प्रकार के छिद्र देखने को मिलेंगे। कुछ एक तो हमारे पास कैसे हैं, एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बृहद छिद्र है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ, हमारे पास पहले तो हम सूक्ष्म बना लेते हैं, सूक्ष्म छिद्र, ठीक है, ये हमारे पास सूक्ष्म छिद्र है इस तरीके से, इस तरीके से, और बृहद छिद्र हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अभी आपको बताया था सूक्ष्म छिद्र है, बृहद छिद्र है। तो बेसिकली अगर सॉइल के वाटर की आप बात करोगे, सॉइल वाटर की बात करोगे, तो सॉइल वाटर में सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये कैसे, ये माइक्रोपोर्स है, ठीक है, माइक्रोपोर्स है, और ये क्या हमारे पास है, मैक्रोपोर्स है, यानी कि ये आपके बृहद, ये बृहद छिद्र है, बृहद है, और ये कौन से हैं, सूक्ष्म छिद्र हैं। तो बेसिकली वाटर की अगर यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो वाटर क्या है, एक आपके पास पार्टिकल है, मान चलते हैं ये कोई हमारे पास पार्टिकल है, ये एक सॉइल का पार्टिकल है,
ये सॉइल का पार्टिकल है। अब सॉइल के पार्टिकल की अगर आप यहां पे बात कर रहे हो तो सॉइल के पार्टिकल के चारों तरफ इस तरीके से पानी इकट्ठा रहता है, चिपका रहता है, बहुत टाइटली हिल्ड होता है। ये जो वाटर है ये टाइटली हिल्ड होता है। वाटर, ये जो पानी आपको देखने को मिल रहा है ये टाइटली हिल्ड होता है, बहुत ज्यादा ही। कैसा है? टाइट। छोटा बच्चा नहीं मम्मी चिपक जाता है, तो उस तरीके से टाइटली हिल्ड होता है, बहुत ज्यादा ताकत के साथ, बहुत ज्यादा पोटेंशियल के साथ इसमें चिपका रहता है और इसको अलग हम कर ही नहीं सकते। तो पहला तो ये वाटर क्या है, जो चिपका हुआ वाटर है ये बहुत ज्यादा टाइटली हिल्ड है, ठीक है, ये क्या है? टाइटली हिल्ड है। दूसरा, टाइटली हिल्ड के साथ ये क्या है? किसी प्रकार से अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? कितना भी कुछ कर लो ये अवेलेबल है ही नहीं, किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसको क्या है? इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इस वाटर को हम कहते क्या है? तो इस वाटर को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। इसको हम नाम क्या देते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। ध्यान सुनना सारी चीजें, इसको क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल, इसको हम वाटर कह देते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ये तो आपके समान कह सकते हो। यहां पे जो फील्ड कंडीशन है, फील्ड में आपको ऐसा देखने को कुछ मिल जाता है, यहां पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। एक शब्द याद रखना, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है ये शब्द? क्या है? याद रखना, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बेसिकली क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इसको हमेशा हम 100 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। 100 के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान चलो आप क्या करते हो, आप कोई पदार्थ लेते हो और जितना वातावरण में नमी है उतनी ही उस पदार्थ में नमी होती है, ठीक है। अच्छा, और अब वो उसको क्या कहोगे? जितना ये हमारे पास क्या है, ये एटमॉस्फेयर है और कोई पदार्थ है, पदार्थ मान लो आपको खाना ज्यादा अच्छा लगता है सबको, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास भुजिया है, भुजिया से ज्यादा अच्छा समझ आएगा, भुजिया, ठीक है, भुजिया है। अब भुजिया आप लोग लेके आते होगे, तो वहां से आप समझ सकते हो कि भुजिया में क्या होता है। बेसिकली इसको आपने जैसे ही पैकेट को फाड़ा तो आप क्या करते हो? पूरा उसको कंज्यूम कर लेते हो। अब मान चलो उसको थोड़े दिन बाद आप जब रख दोगे तो वो क्या करेगा? उसमें क्या है, इस समय क्या है, यहां पे भी 100% नमी है और यहां पे भी 100% नमी है, तो इसको कहोगे, यानी कि दोनों में, वातावरण में भी समान नमी है और उस जो वस्तु है उसमें भी समान नमी है, तो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों की बराबर है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, मान चलो आपने क्या किया, आप कोई पदार्थ लेके आए, पदार्थ के केस में आपका भुजिया हो सकता है, आपने इसको खाया और खा के थोड़ा बचा दिया। अब क्या करेगा? वातावरण से जो नमी है वो क्या करेगी? इसमें आ जाएगी, इस पदार्थ में आ जाएगी। तो यहां पे क्या है, मतलब सिंपल यही है, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी से यही समझ सकते हो कि जिधर भी पानी कम होगा, मान चलो वातावरण में क्या होता है, मान चलो लीफी वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल कैसे सूख क्यों जाती है? इनमें क्या है, इनमें पानी है, ज्यादा है। अगर मान चलो 100% पानी इसमें भी हो और इतना ही वातावरण में हो तो दोनों समान रहेंगी। लेकिन क्या होता है, लीफी वेजिटेबल जो होती है उनमें पानी ज्यादा होता है, उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो मॉइस्चर कहां जाता है? मॉइस्चर उड़ के जाता है वातावरण में। तो उसी तरीके से अगर कोई पदार्थ लेके आते हो, जैसे भुजिया का सिंपल समझ रहे हैं हम, तो यहां से क्या होगा? नमी आ जाएगी। भुजिया थोड़ी नम जाती है। तो नम जाती है, वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वातावरण में नमी ज्यादा है, भुजिया में कम है, तो वो वातावरण की नमी सोख लेगा, ठीक है, तो वो सोख लेगा। बेसिकली यही यहां पे रीजन होता है। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से यहां पे हमें समझाती यही है कि अगर जिधर भी पानी कम होगा उधर ही मूवमेंट होगी मॉइस्चर की, ठीक है। वातावरण में पानी अगर कम है, इन्वायरमेंट में अगर पानी ज्यादा है तो वो कहां जाएगा? जिधर कम है, ठीक है, जिधर कम है उधर मूव करेगा। ज्यादा से ये कम की तरफ मूवमेंट यहां पे आपको देखने को मिलता है, ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट। अगर मान चलो कोई पदार्थ हमारे पास है, ये लीफी वेजिटेबल मान लेते हैं, कोई हमारे पास है, ठीक है, वेजिटेबल है या कोई लीफ है, उसमें क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मोर देन 100 है, तो मोर देन 100 है। अब क्या होगा? जहां पे इधर ज्यादा है, अब इधर क्या है, यहां पे ज्यादा है, तो वो कम की तरफ जाएगा। हमेशा यही होगा, जिधर भी ज्यादा होगा मॉइस्चर वो भागेगा वहां से, ठीक है, 100% रखने का खुद को प्रयास करेगा। डन। तो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हमें यह समझ आता है कि जो सॉइल है, मान चलो ये सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में जो पानी चिपकाइट रखते हैं, चिपका के खुद के साथ चिपका के रखते हैं पानी को। इसको पौधों को तो यूटिलाइजेशन होने नहीं देते और यहां पे हम कह सकते हैं वातावरण में
वातावरण में क्या है, नमी है, और वो खींच के रखे, टाइटली हील्ड इसको करें। अगर हमने क्या किया, आर्टिफिशियल रूप से हमने इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया, हमने क्या किया, इसको इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया। जब हम इरिगेशन देंगे तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा, वाटर टेबल बढ़ेगी, वाटर टेबल बढ़ेगी तो क्या होगा, यहां पे सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। तो यहां पे हम सिंपल समझ सकते हैं, इस पार्टिकल्स के थ्रू हमें सिंपल यही समझ आ सकता है कि मान चलो हमने क्या किया, ये वाटर जो टाइटली हील्ड था इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कह रहे थे। अब हमने पानी देना इसको शुरू कर दिया, हमने इसको पानी देना शुरू कर दिया। अब पानी दे रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वाटर की ये बढ़ रही है और इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल लग रहा है। पोटेंशियल लग रहा है तो पानी को क्या कर रहा है, बांध के रख रहा है, वाटर को ये अपने में जकड़ के रख रहा है। जैसे सर्दियों में नहीं होता है, आप जानवरों को देखते तो एक साथ चिपक जाते हैं ना, चिपक जाते हैं, तो क्या वो बेसिकली यही रीजन होता है, क्योंकि उन्हें ना उस समय फोर्स इस तरीके से लगता है, सेम वही जो जैसे पार्टिकल हमारा जो बिहेव यहां पे कर रहा है, जो पार्टिकल बिहेव कर रहा है वो वाटर को क्या कर रहा है, टाइटली हिल्ड करके रख रहा है, टाइटली हिल्ड करके रख रहा है, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सैचुरेशन कंडीशन हो जाएगी, सैचुरेशन जैसे भी कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी, तो क्या है, सैचुरेशन में इस तरीके से पार्टिकल्स हैं अपने चारों तरफ पानी को यहां पे बांध के रखे हैं, वाटर को क्या करके रखे हैं, वाटर को इस तरीके से बांध के रखे हैं। अब इन्होंने क्या किया, पार्टिकल का साइज यहां पे डिपेंड कर रहा है, अब ये वेरी करेगा और फिर इस तरीके से एक और लेयर आएगी, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, फिर क्या होगा, एक और लेयर आएगी वाटर की। तो अब क्या है, अब यहां पे क्या हो रहा है, देख रहे हो, सिंपल क्या है, अब जो यहां पे गैप बढ़ रहा है, अब देखो ये जो वाटर है ये तो पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हमारा हो गया, इसके दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, ये पानी कौन सा है, इसको बांध के रखा है, तो फिर दूसरी एक और लेयर आ गई तो और दूर हो गया। यानी कि पार्टिकल से जैसे ही पानी ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल के चारों तरफ, सॉइल के पार्टिकल के चारों तरफ पानी जैसे जैसे हो रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स जो है यहाँ पे वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल वाटर नहीं होगा, यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा, ये वाला, ये वाटर कौन सा है हमारा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा ये। तो जैसे जैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा तो उसी वजह से क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पार्टिकल यहां पे है और ये पानी पकड़ के रखा है, अब जैसे ही पानी ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स क्या है, ग्रेविटी लगेगी और ग्रेविटी के द्वारा पानी क्या है, नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो सॉइल अपना फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप लगता है, तो पानी क्या है, इस तरीके से अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मूव डाउन हो जाता है। डन। तो अभी आपको आई थिंक समझ आ गया हो कि मोटा मोटा सॉइल में वाटर का जो कह सकते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वाटर को किस तरीके से पकड़ के रखते हैं, कैसे जकड़ के उसको रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे भी, इसको पूरा प्रोसेस समझेंगे और थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको। पहले यहां से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सॉइल वाटर की बात करोगे, मृदा जल की बात करोगे, डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, जिनको कुछ लिखित एग्जामिनेशन देने तो समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं कि मृदा जल क्या है, मृदा के सूक्ष्म छिद्रों में जो पानी पाया जाता है उसको हम मृदा जल कह देते हैं, यही प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। डन। चलो अब आ जाओ यहां पे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइड फर्स्ट से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो पानी का एक अपने आप में पूरा इतिहास रहा है। जैसे जब भी आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो, तो हड़प्पा सभ्यता कब खत्म हो गई, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, वो सारी आपने पढ़ी होगी पूरी हिस्ट्री, तो उसमें पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहते भी हैं कि अगर जब अगली बार समाज हमारा खत्म होगा, है ना, पूरी सिविलाइजेशन खत्म होगी, तो वो कहीं ना कहीं ड्यू टू वाटर ही देखने को मिलेगा, प्रलय जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। तो एशियन जो सिविलाइजेशन थी, इन्होंने क्या किया, इरिगेशन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, यानी कि आर्टिफिशियल जो एप्लीकेशन हम वाटर करते हैं, ये क्या है, इरिगेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल मनुष्य द्वारा बाहर से जब पानी दिया जाता है तो उसको हम इरिगेशन कर देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से पानी देते हैं तो वही हमारा इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन बेसिकली जो एशियन सिविलाइजेशन है, यहां पे भी इरिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अपने आप में, और इन्होंने क्या किया, पानी का सही से इस्तेमाल नहीं किया, पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, पुअर मैनेजमेंट के वजह से जो एशियंट हमारी सिविलाइजेशन थी, ये कहीं ना कहीं कोलैप्स इसका देखने को हमको मिल गया, ठीक है। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर हम सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे। इस पुअर मैनेजमेंट वाटर का देखने को मिला और जो एशियंट सिविलाइजेशन थी इसका पूरा हम कह सकते हैं विनाश हो गया। जो वाटर है, पानी है, ये वाइटल, यानी वाइटल का मतलब होता है जैविक, क्या है इसका मतलब होता है जैविक, ठीक है, वाइटल। इसके अलावा
मतलब वाइटल थिंग्स ऐसी थिंग होती है उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। जो ऑक्सीजन है आपके लिए वाइटल है, वाटर है वाइटल है, ठीक है। तो वाटर इज वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। अब भाई फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट को करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो यहां पे भी रोल होगा, फोटोसिंथेसिस में ही रोल होगा। खाना कैसे बनाओगे, मॉइस्चर नहीं तो खाना कैसे बनेगा। तो प्लांट में बेसिकली मेन जो रोल होता है हमको वाटर का देखने को मिलता है। अगर आप सॉइल वाटर फंक्शन की बात करोगे, यानी कि सॉइल मॉइस्चर जो उसके फंक्शन की बात करो, क्या क्या काम हमें देखने को मिलते हैं, तो हमारी जो पृथ्वी है लगभग हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो वाटर है ओनली 1% जो है ये ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास है, 1% ड्रिंकिंग वाटर है। अच्छा, कुछ यहां पे आपको फैक्ट बता देता हूं, ड्रिंकिंग वाटर की हमने बात की है तो एक मनुष्य को लगभग डेली, ये याद कर लेना, पूछ लेता है ऐसा कभी कभी, 2 से 3 लीटर पानी जरूर डेली मतलब यूटिलाइजेशन के लिए काम आता है, पीना ही चाहिए डेली, उसको चाहिए होता है इतना। और एक क्वेश्चन और आता है कि 1 किलोग्राम अगर आपको राइस प्रोड्यूस करना है, किसी को पता है 1 किलोग्राम अगर राइस प्रोड्यूस करना है कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा। अब यहां पे बना ही है पूरा वाटर वाला, तो आपको बता देते हैं, कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम अगर आपको राइस प्रोड्यूस करना है तो कितना वाटर चाहिए होगा। 1 किलोग्राम अगर आपको व्हीट प्रोड्यूस करना है तो कितना पानी चाहिए होगा। अगर 1 टन हमें शुगर केन प्रोड्यूस करना है तो हमें कितना पानी चाहिए होगा, ठीक है। और लगभग अभी कुछ फैक्ट हैं, 1800 कह सकते हैं मिलियन जो पॉपुलेशन है, लिखो इसका कुछ आंसर बताओ इनका तभी फटाफट। पॉपुलेशन है ये किस में रह रही है, ये वाटर स्कार्सिटी में रह रही है, वाटर स्कार्सिटी ये 2025 का डाटा है, ठीक है, वाटर से रिलेटेड, ठीक है। वाटर से 5000 किसका बता रहे हो, एक बोल रहे हो, सबका बताना ना। राइस के लिए मान चलो ठीक है, आपने सही बता दिया 5000 लीटर है, ठीक है, 5000 लीटर है। अब व्हीट का बताओ, व्हीट का बोलो, व्हीट का होता है 2000 से लेके हम 3000 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शुगर केन का होता है 60 से 70 टन, ठीक है, याद रखना, ये कुछ फैक्ट हैं और उनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इरिगेशन हम जो वर्ड यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, इरिगेशन बेसिकली वही तो वाटर ही तो है, आर्टिफिशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इरिगेशन में आपके पास 3 तरीके से इरिगेशन आप करते हो। एक ड्रिप इरिगेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, एक ड्रिप इरिगेशन करते हैं, एक हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं, और इसी को हम दोनों को मिला के माइक्रो इरिगेशन कर देते हैं, इनको माइक्रो इरिगेशन करते हैं। बताना किस स्टेट में इसका हमें सबसे ज्यादा भाग देखने को मिलता है, बताओ। इन 2 क्वेश्चन के बारे में बताओ, तब तक इधर बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं इसके जो हमारा टॉपिक्स है ना, टॉपिक पे आते हैं वापस। थोड़ा फैक्ट आपको बता दिया ताकि याद रखना। अगर प्लांट को अगर न्यूट्रिएंट चाहिए, रूट को न्यूट्रिएंट अगर चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल होगा, बाय द इनेबल्स ऑफ वाटर, ठीक है। न्यूट्रिएंट कैसे जाते हैं प्लांट में, पूरे बॉडी में कैसे जाते हैं, ये कैसे जाएंगे, ये जाएंगे आपके वाटर के थ्रू। यानी कि मेन जो फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन का जो मेन फंक्शन है, रूट कैसे अब्जॉर्व करेंगी, अगर पानी है तभी तो अब्जॉर्बेशन होगा। ये रूट्स हैं प्लांट की, ये रूट्स हैं, ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को घोल लेंगी आपस में और ये पूरे प्लांट को मिल जाएगा। इसके अलावा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी क्या है, अगर मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर सफिशिएंट नहीं होगा तो अच्छे से वो एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, माइक्रोबियल की एक्टिविटी नहीं होगी और जो न्यूट्रिएंट साइकिल हमारी है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन की बात की थी, वहां पे मैंने बात की थी किसकी, क्लाइमेट की बात की थी। तो क्लाइमेट में बेसिकली क्या होता है, अगर जो वाटर है, आप जानते भी होंगे कि वाटर अगर फ्रीज होता है, ठीक है, ये आपका वाटर अगर फ्रीज होता है तो यहां पे 9% वॉल्यूम बढ़ा देता है। मान चलो कोई चट्टान है, ठीक है, इस तरीके से कोई चट्टान हमारे पास है और यहाँ पे क्या है, उसमें दरार देखने को हमको मिल रही है, यहाँ पे दरार देखने को मिल रही है और यहाँ पे पानी आएगा, रुक जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ठंडा मौसम स्टार्ट होगा तो ये बर्फ में जमेगा, और जब बर्फ में जमेंगे तो इस तरीके से 9% इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है। तो जो क्रैक्स आते हैं चट्टानों में, क्रैक कर देता है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहा है वाटर, ठीक है। इसके अलावा पार्टिकल जो बेसिकली क्या है, ये एज ए सॉलिड और शेपिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, इसमें भी हेल्प करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट में भी अपडेट करेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट को भी अपने साथ घोल लेगा। इसके अलावा क्रॉप सिलेक्शन, अगर ठीक है,
तो क्या है, क्रॉप सिलेक्शन को हम कर सकते हैं, टिलेज कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं, इनपुट एप्लीकेशन कितना देना है, तो ये सभी कहीं ना कहीं देखो जल ही जीवन है, चाहे आप अपने लिए उसको मानो चाहे आप उसके प्लांट के लिए मानो, तो जल का अपना ही एक रोल है। क्रॉप सिलेक्शन कर सकते हो आप, अगर मोनोक्रॉपिंग करोगे, आप मिक्स क्रॉपिंग करोगे, तो मिक्स क्रॉपिंग कैसे पॉसिबल है, अगर यहाँ पे आपको इरिगेशन सफिशिएंट है तो आप मिक्स क्रॉपिंग पे जाओगे। मोनोक्रॉपिंग कब करोगे, पानी कम है तो मोनोक्रॉपिंग फॉलो करेंगे। टिलेज एक्टिविटी आपको बताया था, कंसिस्टेंसी हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बोला था कि जो फ्राइवल कंडीशन होती है, जो फ्राइवल कंडीशन होती है वेस्ट मानी जाती है फॉर द टिलेज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट, अभी हम पढ़ेंगे वाटर बजट के बारे में, वाटर बजट के बारे में, तो वहां पे इनपुट आउटपुट हमें प्रयोग होगा शब्द में, ठीक है, उसको समझ लेंगे। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट इन सॉइल, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, किस तरीके से सॉइल बिहेव कर रही है वाटर के हम कह सकते हैं पानी के लिए, ठीक है, उसमें अच्छे से कह सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, पर्कुलेशन का सिस्टम कैसा है, तो वो उनमें भी अपना इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं रोल प्ले करती है, ठीक है। ये वाटर के बेसिकली हमारे फंक्शन हो गए। डन, इतना समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो कुछ चीजें हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि एक हमारे पास वर्ड आता है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, वाटर मूवमेंट, ये अर्थ है, और ये इस तरीके से क्या होता है, पानी उड़ के जाता है, यहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर से पानी क्या है इस तरीके से गिरता है, ठीक है, पानी फिर से क्या है पृथ्वी पे आ जाता है। तो ये जो साइकिल पूरी चल रही है, यहाँ पे क्या होगा, ओशियन होगा, ओशियन से उड़ के जाएगा, सरफेस से उड़ के जाएगा, और यहाँ पे वो क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स के थ्रू क्या है बारिश के फॉर्म में ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो साइकिल चल रही है इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। लिखा है कि स्टडी ऑफ वाटर मूवमेंट ऑन अर्थ, वाटर का मूवमेंट कैसे अर्थ पे हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, हाइड्रोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या कहेंगे, जो वाटर मूवमेंट प्रोसेस हो रहा है, वाटर मूवमेंट प्रोसेस हो रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, क्लाउड बन रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है, फिर से उड़ जा रहा है, फिर से आ रहा है, तो ये आपका पूरा जो साइकिल है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से आया था, ध्यान रखना, क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं पीछे, कुछ ऐसा नहीं बताया अभी तक, है ना, कि जिसमें आपको कंफ्यूजन है, अगर हो तो पूछ लेना। तो पूछते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम, अब आप कंफ्यूज कर दोगे, सर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम ये क्या है, हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ नहीं पढ़ा होगा तभी तो बता रहे हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, तो ओशियन से स्टार्ट होती है, हमेशा इसका जो आंसर रहता है ये ओशियन रहता है, ठीक है, ओशियन रहता है। ये कहां से स्टार्ट होती है तभी बता रहा हूं आपको, है ना, ऐसे स्किप नहीं करना है मुझे। आपका जो टॉपिक है वाटर पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ लो, क्या क्या चीजें हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वाटर क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में तक जाएंगे हम लोग, पहले समझ लो, ये नहीं पढ़ा होगा इससे पहले। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, तो ओशियन से स्टार्ट होती है। अच्छा आ जाओ यहाँ पे समझा ही देते हैं थोड़ा। हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास अर्थ है, ठीक है, हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम मान चलते हैं, ये हमारा क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है। यहाँ पे क्या है, प्लांट्स को ग्रो किया गया है, यहाँ क्या है, हमने प्लांट्स को ग्रो किया है। ये हमारे पास कोनिफर वेजिटेबल है, ठीक है, ये हमारे पास कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोनिफर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से आप जानते भी हो, अमेजोन के जंगल हो गए, ठीक है, कोनिफर वेजिटेबल हमें देखने को मिलती है। ये हमने क्या है, प्लांट्स को ग्रो किया, फॉरेस्ट है। ये हमने क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, यहाँ हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास तालाब, पोखर हैं, झील हैं। तो अब जो पानी है क्या हो रहा है, यहाँ से भी उड़ के जा रहा है, ठीक है, प्लांट से जा रहा है, सरफेस से जा रहा है, और जा कहाँ रहा है, बेसिकली जो पानी जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, इस तरीके से क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ लो, बहुत ध्यान समझना सारी चीजें, यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। डन, इस तरीके से जाके ये क्या कर रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर ले रहा है। ये क्या है, तो अब समझना, इसमें कुछ टर्म्स निकल के आएंगे। एक हमारे पास है पूरा एक वर्ड हम लिखते हैं ईटी, क्या लिखते हो आप, वर्ड एक लिखते हो ईटी। बोलो हो तुम लोग क्लास में कि सो गए, क्लास में हो कि सो गए भाई, बताओ बताओ। ईटी, ईटी का मतलब होता है इवेपो ट्रांसपायरेशन, ठीक है, इवेपो ट्रांसपायरेशन, इवेपो ट्रांसपायरेशन, ईटी। इसमें दो शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं। एक हमारे पास शब्द है ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, और एक शब्द मिल रहा है हमको एवोपरेशन,
इवोपरेशन। दोनों को ध्यान समझना हो। बहुत सही, मुझे तो लगा सो गए हो तुम। जो काम जब जब इंपॉर्टेंट काम हुए हैं दुनिया में, तब तब सो गए हैं लोग, और उसमें मेन सबसे बड़े तुम लोग हो। भुंजिया वाला समझ आ रहा होगा। भुंजिया तो मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि वो तो बचती नहीं कभी, है ना। तुम लोग मिल जाए तो भुंजिया कहाँ ही बचेगी। तो यहाँ पे दो चीजें समझ आ रही है हमको। एक हो रहा है हमारे पास इवोपरेशन, एक हो रहा है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन बेसिकली जो प्लांट से जो वाटर निकल रहा है, प्लांट से जो वाटर जा रहा है, प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। यहाँ पे मोस्टली आपकी लीफ होती है, ठीक है, लीव्स होती हैं, लीव्स हैं। इसके अलावा जो हमारा वार्क होता है, इसके थ्रू जो पानी निकल रहा है, जो वातावरण में जा रहा है, वो ट्रांसपायरेशन है। और सरफेस से जो पानी जा रहा है, ठीक है, सरफेस से जो पानी उड़ जा रहा है ऊपर, सरफेस से जा रहा है, वाटर बॉडी के थ्रू जा रहा है ना, झील है, नदी है, तालाब, इनसे पानी जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो इवोपरेशन हो गया। इवोपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे पानी जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी जब जा रहा है तो ये क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये नीचे आएगा, ठीक है, पानी गिरेगा, बूंदों के फॉर्म में ये पानी आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, इस तरीके से पानी आएगा। तो ये क्या है, फिर से ये बारिश हो रही है हमारी, सिंपल इसको कह सकते हैं। ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश से पानी इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, ठीक है, क्या है वो चीजें इंपॉर्टेंट समझना। अब पहले इसको हम क्या कहेंगे, पूरा ये जो चक्र चल रहा है, ठीक है, पानी जा रहा है, फिर पानी इस तरीके से गया और ये फिर से पृथ्वी पे आया। तो ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रही है, ठीक है। इसकी स्टडी को हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। क्या इसकी स्टडी को कहोगे, क्या बोलो, फटाफट बोलो तुम लोग, इसको कहोगे हाइड्रोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी कहोगे। इसकी स्टडी को कहोगे हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, पानी कैसे पृथ्वी से बादल बन के प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो पूरा साइकिल फिर से इवेपोरेशन से जा रहा है, तो पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अब यहां पे आपको याद ये करना पड़ेगा कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, दो प्रकार की हमारी होती है। कौन कौन सी, एक होती है शॉर्ट साइकिल, और एक होती है हमारी लॉन्ग साइकिल। याद रखना, पूछता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है आपकी लॉन्ग साइकिल, एक होती है आपकी शॉर्ट साइकिल। तो लॉन्ग साइकिल और शॉर्ट साइकिल सर कैसे कह रहे हो आप, इसमें क्या क्या जानना है हमें। तो जानना ये है, शॉर्ट साइकिल में मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट साइकिल में पानी क्या हुआ, यहां से पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है और फिर ये दूसरा जा रहा है, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन से फिर क्या हो रहा है, इवोपोट्रांसपायरेशन हो रहा है। तो ये क्या होगी, हमारी शॉर्ट साइकिल में आ जाएगी। लेकिन प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के बाद में क्या हो रहा है, ये प्लांट इसको ऑब्जर्व कर लिया इनको, ठीक है, प्लांट मॉइस्चर में चले गए, सॉइल के अंदर पानी चला गया, फिर क्या हुआ, सॉइल से फिर से ये ऊपर आया, थोड़ा कह सकते हैं प्लांट ने ऑब्जर्व किया, जो भी यूज किया यूटिलाइजेशन उसका किया, ठीक है, वाटर बॉडीज में गया, फिर जाके कहीं ना कहीं इसका हम कह सकते हैं ईटी हुआ, यानी कि ये सॉइल मॉइस्चर और प्लांट के अंतर्गत जो बच जाएगा, पानी चला जाएगा, तो वो हमारी लॉन्ग साइकिल हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन रहता है कि जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है कहां से स्टार्ट होती है, हाइड्रोलॉजिकल, पता नहीं मेरा मन ये वैसा क्यों कर रहा है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्वेश्चन आएगा इस बार। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, तो ये ओशियन से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट हो रही है, तो याद रखना ये कहां से स्टार्ट होती है, ओशियन से, ठीक है, ओशियन से स्टार्ट होती है आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और दो प्रकार की होती है, एक आपकी शॉर्ट और एक आपकी लॉन्ग होती है, ठीक है। तो आई थिंक पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे, यहां से क्लियर है। आ जाए वापस, आ जाए, चलो यहां पे समझ गए स्टार्ट कहां से हो रही, तो ओशियन से स्टार्ट हो रही है। एक होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन बेसिकली क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी आप सभी जानते हो कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है टोटल हमें कितनी देखने को मिलती है, तो 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। वैसे तो आप 3 भी जानते हो, कुछ लोग 3 क्या है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस है, द्रव्य है, गैस है। लेकिन एक आपकी बोस आइंस्टाइन होती है और एक आपकी प्लाज्मा होती है। बोस आइंस्टाइन सूर्य के न्यूक्लियस में पाई जाती है, और प्लाज्मा आप देखते हो बहुत काफी सारे आपको एग्जाम्पल प्लाज्मा के मिल जाएंगे। तो जो सब्लिमेशन होता है, मान चलो कोई भी वस्तु ठोस है, आप इसको क्या करोगे, ठोस को अगर आप जला रहे हो, तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा,
गैस में, और फिर ये किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है सब्लिमेशन में, सीधे पदार्थ क्या है अपनी अवस्था को, जब आप मान लो कपूर होता है, कपूर आप उसको जलाते हो तो सीधे वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सेम उधर से ये दोनों तरफ से सेम चलना चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसेस चलना है। कपूर का बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, ऊर्ध्वपातन उसमें देखने को मिलता है। सब्लिमेशन, ठीक है, आइस स्नो में बेसिकली बदलना, वेपर फॉर्म में ना होगे, तो वो एक याद रखना ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ठीक है, अब वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड्स लीड टू प्रेसिपिटेशन, आपको बताया प्रेसिपिटेशन अगर वर्ड यूज कर रहे हो तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, सिंपल, रेन होना, स्नो गिरना, सीड गिरना, हेल स्ट्रॉम आना। ठीक है, हेल स्ट्रॉम आना, बहुत सारे प्रोसेस आपस में एक शब्द बनाते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें रेनफॉल, अब उसको रेनफॉल मत समझो, प्रेसिपिटेशन जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब रेनफॉल नहीं है, चाहे रेन हो रही हो, चाहे स्नो गिर रही हो, चाहे सीड गिर रहा हो, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हिल होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी आते हैं पार्टिकल्स, एक मिस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, मिस्ट होता है, स्लेज होता है, और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, फॉग हो गया आपका, स्मोक हो गया। ठीक है, ये सभी आपके प्रेसिपिटेशन में शामिल होते हैं। डन डन हो गया। स्नो इज माउंटेनस, वो सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अभी तक समझाया वो समझ आया, बोलो इतना समझ गए, इतना समझ गए। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बताओ बताओ, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हाइड्रोलॉजी क्या ये साइकिल यहां पे चल रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, ये इवोपोरेशन हो रहा है, इवोपोरेशन से पानी कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ये इवोपोरेशन हुआ। ठीक है, ये क्लाउड्स बन गए, क्लाउड से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन आप जानते हो, चाहे स्नो के फॉर्म में गिरे, चाहे हेलस्टॉर्म के फॉर्म में गिरे, चाहे स्मोक की या किसी भी फॉर्म में पानी बरस रहा है, तो वो उसको क्या कहोगे आप, उसको कह दोगे आप प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, इसको आप प्रेसिपिटेशन कह दोगे। अब पानी नीचे आया, ग्राउंड वाटर आया, ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ से फिर से क्या इवोपोरेशन हो रहा है, तो पूरी साइकिल चल रही है ये आपकी। ठीक है, ये जो साइकिल आपकी चल रही है इसको क्या कह दोगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कह दोगे। डन, सबका क्लियर है, सबको क्लियर है सब कुछ। अब आते हैं वाटर बजट। वाटर बजट वाटर बजट बेसिकली क्या है, जैसे कि मान चलो हर साल बजट पेश होता है ना, ये वही बजट है जैसे कि आपका घर में आप कह सकते हो कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को मैनेजमेंट हम जब करते हैं तो इसी को हम बजट कह देते हैं। ठीक है, जिस तरह से फाइनेंशियल जो बजट पेश किया जाता है उसमें क्या होता है, कितना हमारे पास पैसा है, कितना हम कहां कहां उसको यूटिलाइज करेंगे, कौन कौन से आउटपुट खरीदेंगे, यानी कि इनपुट वर्सेस आउटपुट का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या कह देते हैं, वाटर बजट कह देते हैं। ठीक है, ये वाटर केस की, जल की बात की जा रही है यहाँ पे, ये जल की बात की जा रही है, यानी कि वाटर बजट की जब भी आप बात करोगे, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू टोटल पानी हमारे पास आता है। ठीक है, अगर टोटल वाटर बजट आपसे पूछ ले, टोटल वाटर बजट अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, तो कितना बताओगे, कितना बताओगे, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं टोटल प्रेसिपिटेशन कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, टोटल प्रेसिपिटेशन आप दो में बताना आप लोग, एक तो बताना एमएम में और एक बताना सेंटीमीटर में, ये दोनों बता दो, तब तक मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रही है इसमें टोटल पानी कितना जा रहा है और कितना पानी आ रहा है, तो इसी को आप वाटर बजट कह देते हो। इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है, एक हमारा इनपुट यानी कितना पानी आ रहा है कहां से आएगा, इनपुट में कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं, तो आ पानी कहां से रहा है, तो एक प्रेसिपिटेशन होगा, दूसरा हमारे पास इरिगेशन है, यानी कि जो प्लांट है इसमें पानी हमें कहां से मिल रहा है, एक तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, वर्षा से आ रहा है, दूसरा हम इसको इरिगेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो दो ही तो पानी हमारे इनपुट के लिए है हमारे पास। आउटपुट कहां जा रहा है, पानी खर्च कहां हो रहा है, पानी खर्च कहां है, जैसे पैसा आपके पास है, मान लो टोटल पैसे आपके पास 500 रुपए हैं, ठीक है, अब आए कहां से 500 रुपए, तो आपकी मम्मी ने दिए, आपके पिताजी ने दिए, आपके भाई जी ने दिए, है ना, आपके दोस्त ने दिए, और तो कोई देता नहीं है ना, कौन ही देगा बेचारों आप लोगों को। और आप खर्च कहां कर रहे हो, अपने दोस्त पे उड़ा रहे हो, है ना, पार्टी कर रहे हो या कुछ और, है ना, कुछ तो हो सकते हैं 8 बजे का टाइम देखते हो, वो अपना उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसको, है तो नहीं कोई 8 बजे वाला 500 रुपए इस्तेमाल करते हो। चलो, तो आउटपुट कहां है, रन ऑफ के थ्रू पानी जा रहा है, रन ऑफ, ठीक है, इसके अलावा कहां जाएगा, इवोपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, यानी कि ईटी लॉस वाटर का हो रहा है,
ठीक है। इसके अलावा पर्कुलेशन हो रहा है और साथ साथ वाटर का स्टोर हो रहा है रूट जोन में, तो ये आपके आउटपुट में जा रहा है। ठीक है, यानी कि पानी जा कहां रहा है, आ कहां से रहा है, उसी को आप क्या कहते हो, वाटर बजट कहते हो। इसका आंसर दो फटाफट, दो क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल प्रेसिपिटेशन कितना है इंडिया का, कुछ शब्द पढ़ा है ऐसा कि नए नए लग रहे हो तुम लोग हमें आज, ये कुछ सुने हो ऐसा शब्द है जिंदगी में, ऐसा शब्द सुने हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी पे हंसा नहीं हूं, मैं क्यों हंसूंगा तुम लोगों पे, है ना। चलो फार्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बजट का फार्मूला क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। वाटर बजट इक्वेशन, इसको आप याद कर लेना, क्या है, यस इक्वल टू पी, पी यानी कि प्रेसिपिटेशन प्लस आपके पास क्या है, इरिगेशन है, रन ऑफ है, इवोपरेशन है, और साथ साथ आपका डी पर्कुलेशन है। तो इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना। क्या है इसमें, ये वाटर बजट का है, ठीक है, वाटर बजट का है, ध्यान रखना। नहीं पता, अरे ये तो गलत हो गया। बताओ तुम्हें ये प्रेसिपिटेशन नहीं पता, कहां खोपड़ी मार लूं खुद की, या तुम्हें धक्का दे दूं? हाँ, पानी कितना गिर रहा है ये नहीं पता? बताओ भला, मैं क्लास को बेसिक से एडवांस लेके जा रहा था और ये बेसिक टू लो बेसिक चली गई, पता नहीं कहां कहां क्लास चली गई। क्लास ऐसे जाने वाली थी, ऐसे इस तरीके से फ्लाइट ऐसे जाने वाली थी, और ये फ्लाइट उड़ी और ऐसे फिर से घूम के नीचे जाने लगी। ये प्रेसिपिटेशन नहीं पता तुमको। बारिश इंडिया में कितनी होती, टोटल पानी कितना गिरता भाई, 1154 mm नहीं पड़े हो, 1194, 119। हम तो ये पूछ रहे, हम तो ये तुम्हें बताओ, हम ये बताने वाले थे और कहां तुमने हमें गिरा दिया, बेइज्जती कर दी। कुछ तो लाज रखते, नेट ही खोज लेते। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। अब माफ ही कर सकते हैं और हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। वाटर बजट इक्वेशन याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आईपीएस एफओ वालों, है ना, आप अपना लेवल बढ़ा लो थोड़ा, नहीं तो मैं भाई डंडा वंडा की व्यवस्था करूंगा, है ना। चलो, इसकी यूनिट बेसिकली हम क्या है, पानी को इंच और एमएम में ही मेजर करेंगे, ठीक है। टोटल कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है, वो हमारा वाटर बजट होता है, ठीक है, वही वाटर बजट होता है। और ये आपके पास यानी कि यस क्या है, यहाँ पे स्टोर्ड वाटर कितना है हमारे पास, पी कितना है यानी कि प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, आई मतलब इरिगेशन कितना हम दे रहे हैं, और फिर साथ साथ क्या है, रन ऑफ से बह रहा है पानी, इवोपोरेशन से, इवोपोट्रांसपायरेशन से पानी जा रहा है, और क्या हो रहा है, ये आपका पर्कुलेशन हो रहा है। अच्छा ये तुमको पता है, ये तो पता है, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन हो गया, पर्कुलेशन हो गया, और रन ऑफ हो गया, रन ऑफ हो गया, और आपका सीपेज हो गया। ये चीजें पता है ना, ये पता है भाई, बोलो बोलो, ये पता है, ये पता होनी चाहिए, ये तो पता ही होगा तुम्हें, इतना तो मान के चल रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक क्लाइमेट हो गया हमारा, ठीक है, जलवायु। अब जलवायु अगर एरिड है तो पानी ज्यादा भागेगा ऊपर, ज्यादा उड़ेगा, ठीक है। अगर ह्यूमिड है तो पानी स्टोर रहेगा ज्यादा दिन तक। सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है ना, कैसी मृदा, मृदा की स्थिति कैसी है, मृदा की स्थिति कैसी है, उसको भी, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल अपना, मृदा की स्थिति, स्थिति कैसी है, तो उस पर भी वन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना। क्रॉप वाटर की नीड कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। और जो हमारा कह सकते हैं हम यहाँ पे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसका हो रहा है, वाटर का मैनेजमेंट कैसा, ह्यूमन मैनेजमेंट बेसिकली कैसा है, तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा। डन, ठीक है, समझ गए, पता है, फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं सोचा अगर ये इसमें ना किया किसी ने तो मैं कहां मुंह दिखाऊंगा जाके। आप लोगों की तो मैं तारीफ बहुत करता हूं, पता ले कल मैडम को मैं तारीफ करूं और उसी में से आप ही में से कोई वहां पहुंच जाए, अरे सर ने कल क्वेश्चन पूछा था वो आ नहीं रहा था, कोई नहीं बता पाया क्लास में, मैं इतनी बड़ाई करता हूं, है ना, सभी के नाम भी याद हो गए। हम लोग डिस्कशन होता तो अब देख हम लोग बात करते हैं आप तुम लोगों की, और तुम लोग आंसर नहीं बता पा रहे हैं, दिक्कत है। चलो एक बार समझ लेते हैं, आई थिंक जिनको नहीं पता उनका लिए क्लियर हो जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ नहीं पता है तो इसीलिए तो हम हैं इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, लाइव क्लास क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ अगर नहीं पता है, छोटी से छोटी चीज पूछने में शर्माना नहीं, ठीक है। ये क्लास को ऐसे लेके हमें चलना है कि कितना भी आपका लो लेवल हो आप एक स्तर पे आ जाओ, और कितना भी आपका हाई हो तब भी आपको कुछ नई नई चीजें मिल जाए। डन, चलो। तो एक हमारे पास होता है इनफिल्ट्रेशन,
एक होता है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, और एक हमारे पास है पर्कुलेशन। दो वर्ड पहले ध्यान समझ लो, ठीक है। तीसरा वर्ड रन ऑफ है, और एक हमारे पास सीपेज होता है वर्ड, ठीक है। सीपेज एक हमारे पास वर्ड है, ठीक है। चलो आज के बाद दोबारा भूलोगे नहीं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनफिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या समझेंगे हम? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? मान चलो ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये क्लाउड्स हैं, और यहां से बारिश होना स्टार्ट हुई, ठीक है, यहां से बारिश होना स्टार्ट हुई, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और पानी क्या है, जैसे सरफेस से टकराया, जैसे ही सरफेस से टकराया, सरफेस कैसी है? ड्राई है। अब पानी की जो फर्स्ट एंट्री होती है, वाटर की जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री, एंट्री ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? चलो इसको क्या कहोगे? तो इसको कहोगे आप इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कह दोगे। देन फिर क्या होगा? अब मान चलो ये रेन आई, यहां पे पार्टिकल्स, ठीक है, यहां पे टकराई, और अब क्या है? फर्स्ट एंट्री हो गई, तो आपका इन्फिल्ट्रेशन हो गया। फिर क्या होगा? यहां पे आपको बताया था कल कैपिलरीज बनी है, इनके थ्रू क्या करेगा? पानी डिफरेंट जो लेयर्स हैं यहां पे इस तरीके से हॉर्जन होंगी, हॉर्जन पढ़ चुके हो। तो यहां से क्या होगा? जब पानी डिफरेंट हॉर्जन में जाएगा, ये पानी कहां मूव कर रहा है? तो डिफरेंट हॉर्जन में मूव कर रहा है। कहां? डिफरेंट हॉर्जन में मूव कर रहा है, तब इसको कहोगे क्या? तब इसको कहोगे पर्कुलेशन, ठीक है। तब क्या कहोगे? पर्कुलेशन। यानी कि पानी जब मृदा सतह में मूवमेंट हो रही है, जा रहा है, तब इसको क्या कहोगे? तब कहोगे आप पर्कुलेशन, ठीक है। अब दो चीजें और बच गई हमारे पास, क्या क्या? तो एक बच गया हमारे पास रन ऑफ, और एक बच गया हमारे पास सीपेज। मान चलो ये मृदा सतह है, पानी यहां से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब एक क्या होगा? ये क्षैतिज, ये जो सीपेज है, ये पानी क्या है? इसमें नमी पहुंच गई, यानी कि सॉइल जो है, जो ये आपकी वेट हो गई, गीली हो गई। अब पानी ऊपर से बह के भाग जा रहा है इधर, है ना, ये क्या हो रहा है? इसको कहोगे रन ऑफ, ठीक है। यानी कि ऊपर जो मृदा सतह है उसके ऊपर से बह रहा है पानी, तो उसको रन ऑफ कहोगे। और नीचे से पानी जब मूव होगा, इस तरीके से नीचे से पानी जा रहा है, तो इसको कहोगे सीपेज, ठीक है, सीपेज कहोगे। ये हो कैसा रहा है? दोनों हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। दोनों कैसे हो रहे हैं? हॉरिजॉन्टल फ्लो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। लेकिन रन ऑफ में क्या है? ऊपर से हो रहा है, और लेकिन सीपेज में क्या है? जो लेयर हैं, लेयर के अंदर पानी जाके फिर इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। डन, चलो आ जाओ, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन जैसे कि आपको बताया था, पौधे के किसी भाग से जल का जल वाष्प बनकर उड़ना, ठीक है, उड़ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा ट्रांसपायरेशन। और ये क्या है? इवोपोरेशन क्या है? पौधे या मृदा सतह से जल वाष्प का, है ना, जल का वाष्प बनकर उड़ना। तो ये क्या कहलाएगा? तो आपका ये कहलाएगा आपका एवोपोरेशन। और दोनों को, जब दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ होते हैं, तब उसको हम ईटी कहते हैं, इवोपर ट्रांसपायरेशन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईटी को हम मेजर किससे करते हैं? याद रखना, ये आपका होता है लाइसीमीटर, ठीक है, लाइसीमीटर। ये हमारे पास क्या होता है? लाइसीमीटर, ठीक है। जो लाइसीमीटर होता है, लाइसीमीटर, इसके थ्रू क्या करते हैं हम? इसी को मेजर करते हैं, ईटी को, ठीक है। डन हो गया, आ जाओ आगे। अब आते हैं हम, सबसे पहले पर्कुलेशन आपको बता दिया। पर्कुलेशन में कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद कर लेना, आप लोग पता नहीं होंगी, पहले से नहीं इंफॉर्मेशन होगी आपको, तो क्या वो नई चीजें हैं उनको थोड़ा हम समझ लेते हैं। पर्कुलेशन जो है, ये मूवमेंट कैसी होती है? सैचुरेशन जोन से मूवमेंट हो रही है। हेंस डॉर्सी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको कह सकते हैं हम, डिजोन फ्रांस में एक जगह है, वहां पे इसको डिस्क्राइब किया था, वहां पे सबसे पहली बार बताया था। और ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे जो सैचुरेशन जोन से पानी का फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम पर्कुलेशन कह रहे हैं, ठीक है। और जो वाटर टेबल होती है, ये तो सतह हो गई हमारी, और जब आप नीचे और जाओगे देखोगे तो इस तरीके से नीचे एक्यूफर्स पाए जाते हैं। अभी बताऊंगा एक्यूफर्स क्या होते हैं। ये वाटर स्टोरेज, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है उसको हम एक्यूफर्स कह देते हैं, उनको एक्यूफर्स कह देते हैं। तो यहां पे क्या है? ये वाटर टेबल है,
पानी आएगा ऊपर से बह के कहां जाएगा, सीधे वाटर टेबल में नीचे मिल जाएगा। और एक्यूफर्स यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, एक्यूफर। एक्यूफर क्या होते हैं, ये वाटर स्टोरिंग हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो होती हैं बिटवीन दी सॉइल हॉर्जन, ठीक है। मृदा में बहुत ज्यादा नीचे आप जब देखोगे तो आपको एक्यूफर्स मिलते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर है बोर्ड जो ये एक्यूफर्स फाइंड करता रहता है। मेरी यूनिवर्सिटी में काम चल रहा था, अभी इसी साल खत्म हुआ है। उन्होंने बहुत सारे एक्यूफर्स खोजे, उसकी बाकायदा पूरी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि हमको एक्यूफर्स मिल गया, कौन सा एक्यूफर्स मिला। 4 तरीके के आपके एक्यूफर्स भी होते हैं। तो एक्यूफर्स से अभी सिर्फ ये याद रखना कि जो वाटर स्टोरिंग बॉडी होती है बिटवीन द डिफरेंट हॉर्जन, बहुत ज्यादा नीचे जाओगे पानी मतलब सॉइल के, है ना, डिफरेंट हॉर्जन में चले जाओगे तब आपको वाटर मिलेगा। आप नल लगाते हो, नल की कहां, अब नल ऐसा तो है नहीं नीचे पूरा समुद्र बह रहा है ना, समुद्र बह रहा है, धरती गोल है और चारों तरफ पानी है, आपने नल लगा दिया और बाकायदा निकल गया, नहीं, वो एक्यूफर्स में जाता है, ठीक है। मान चलो आप जो बोरिंग करते हो तो वो किसी न किसी एक्यूफर पे चलाएगा, नीचे तो पानी इस तरीके से बह रहा है, एक्यूफर पे कनेक्ट हो जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है। डन, चलो आगे आ जाओ। अब आते हैं हम मेन हमारा जो क्लासिफिकेशन है वाटर का। तो वाटर आई थिंक यहां से आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, एक्यूफर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्यूफर से तो वाटर स्टोरिंग आपको जरूर स्टोरेज वर्ड दिखाई देगा, वही ऑप्शन टिक कर देना, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन। जो सॉइल में वाटर है इसका क्लासिफिकेशन हम इसको कर रहे हैं। तो जो सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन है 2 प्रकार से हम करते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो हमारे पास है फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक ये हमारे पास कौन सा है, तो हम भौतिक वर्गीकरण कर रहे हैं, पानी का भौतिक वर्गीकरण कर रहे हैं। भौतिक कैसे है, एक तो आपके पास सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल का पार्टिकल है और प्लस क्या है यहाँ पे वाटर है। तो इस तरीके से अगर पानी की हम स्टडी कर रहे हैं, इस तरीके से पानी को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमारा किसमें आएगा, ये आएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, ठीक है। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि जैविक आप क्यों कह रहे हैं इसको जैविक इसलिए कह रहे हैं चूंकि क्या है, यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, प्लस यहां पे क्या है, वाटर है, और ये किसके है, प्लांट का यहां पे रिलेशन है, प्लांट के रिलेशन है यहां पे, प्लांट से इसका रिलेशन है, तो इसको हम जैविक कह रहे हैं। अच्छा, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो 3 प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और 3 कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल वाटर बताया था आपको, सॉइल का पार्टिकल है और बहुत ज्यादा टाइटली हिल्ड होता है, ठीक है, ये टाइटली हिल्ड होता है। फिर कहां चले जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल वाटर उल्टा कर दे रहे हैं। हाँ, ये आपका सॉइल का पार्टिकल है और इसके चारों तरफ बहुत ही टाइट से जो पानी अटैच रहता है, जो पानी अवेलेबल नहीं होता है, उसको कहते हो आप हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। ये आपका सरफेस है, पार्टिकल्स है, पानी आप डालते हो, जब पानी डालोगे तो पानी और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे पार्टिकल, और क्या होता है 24 से यहाँ पे चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो पानी नीचे चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो पानी नीचे चला जाता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। और जो कैपिलरी, बहुत सारे पार्टिकल सॉइल में है ना, तो इस तरीके के कैपिलरी वाटर जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर होता है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको ऊपर से बता दी सारी चीजें क्या है। फिर दूसरा आता है हमारा क्लासिफिकेशन जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। इसमें एक तो हमारे पास है अवेलेबल वाटर, ठीक है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास है अनअवेलेबल वाटर, जो कि अवेलेबल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे चला गया है कुछ पानी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर यानी कि पार्टिकल के साथ टाइटली हिल्ड है। और थर्ड आता है सुपर फ्लेवस, जो कि वेपर फॉर्म, जिसको हम सुपर अवेलेबल या सुपर फ्लेवस या फिर वेपर वाटर भी हम कह देते हैं। ये वेपर के फॉर्म में पानी अवेलेबल होता है, पर पानी ये भी प्लांट के लिए है नहीं उपलब्ध, सिर्फ आपका अवेलेबल ही वाटर है और यहाँ पे कैपिलरी वाटर है, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, बेसिकली पानी, मैंने आपको बताया क्रिटिकल जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके द्वारा कहीं ना कहीं पानी है, ठीक है, पानी उसी द्वारा, तो उसमें पता चलेगा कि सॉइल में कितना पानी हमारे पास है ना, तो वही ना कहीं हमारा क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसी का रोल तो देखने को मिलता है हमको पानी में। तो जो ग्रेविटेशनल वाटर है, इसकी हम अगर चर्चा करें, ग्रेविटेशनल वाटर की बात करें तो ये क्या है, ये सॉइल है आपकी, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सूक्ष्म है, बृहद है, छिद्र है। तो पानी आप जब भी डालते हो तो जब पानी क्या है, माइक्रोपोर्स प्लस माइक्रोपोर्स, माइक्रो और दोनों में एयर, एक में एयर है, एक में क्या है, यहां पे एक में क्या है, वाटर है। सैचुरेशन कंडीशन एक होती है सॉइल में, सैचुरेशन कंडीशन बेसिकली क्या है, सैचुरेशन कंडीशन ये बताती है कि दोनों जो पोर्स हैं, ठीक है, दोनों पोर्स, इनमें दोनों पोर्स में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। जब आप सिंचाई करते हो तो वहां पे सैचुरेशन जोन हो जाता है,
सेचुरेशन जोन हो जाता है। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या होगा, पानी नीचे जाएगा, पानी नीचे जा रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल वाटर है नेगेटिव टेंशन के जो टेंशन यहां पे होता है लेस देन 0.3 से लेके, या हम कह सकते हैं 0.1 से लेके 0.3 एटमॉस्फेरिक वार तक, एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम कितने के बराबर होता है, 1 एटीएम जो बराबर होता है ये होता है 1036 बार, 1036 वार के बराबर होता है, ठीक है। और एक जो वार होता है ये आपका 1023 एटीएम के बराबर होता है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। ये कितने पे हिल्ड होता है, 0.1 से लेके 0.3 एटमॉस्फेरिक वार पर ये हिल्ड होता है। और बिटवीन दी सेचुरेशन जोन और फील्ड कैपेसिटी के बीच का ये प्रेजेंट करता है, इसके बीच का पानी होता है। ये क्या है, ड्रेन आउट हो जाता है, इसीलिए इसको हम ड्रेनेज वाटर भी कह देते हैं। ड्रेनेज क्यों हो गया, क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, तो पानी क्या करेगा, नीचे मूव डाउन हो जाएगा, चला जाएगा नीचे, ठीक है। ये प्रेजेंट कहां होता है, तो माइक्रोपोर्स में प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रिएंट की लीचिंग जो हो रही होती है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वाटर के द्वारा ही हमें देखने को मिलती है। अगर पानी ज्यादा है, वाटर मोर देन फील्ड कैपेसिटी अगर देखने को मिल रहा है, तब उसको क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर भी आप कह सकते हो। तो ग्रेविटेशनल वाटर बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, मान चलो आपकी फील्ड है, आपने क्या किया, इरिगेशन प्रोवाइड किया या पानी बरसा, तो क्या होगा, माइक्रोपोर्स दोनों का 1:1 रेशियो है। 1:1 रेशियो यानी कि माइक्रोपोर्स में क्या है, हवा है, और माइक्रोपोर्स में क्या है, वाटर है। लेकिन जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो दोनों पोर्स में हमको क्या है, वाटर मिलेगा। और दोनों पोर्स में अगर वाटर है तो उस कंडीशन को हम सैचुरेशन कह देंगे। सैचुरेशन कंडीशन जब होती है तो क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पानी नीचे मूव करता है, और जब पानी नीचे मूव करेगा तो उसको कहोगे ग्रेविटेशनल वाटर। क्या कहोगे, उसको ग्रेविटेशनल वाटर कहोगे। चूंकि ड्रेन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको ड्रेनेज वाटर भी कह सकते हो। 0.1 से लेके 0.3 जो एटमॉस्फेरिक वार होता है, इस पे ये प्रिजर्व होता है, इस पे ये बंद के रखता है, ठीक है। समझ गए, पहला हो गया। दूसरा हमारे पास इस तरीके से आप देख भी सकते हो, पिक्चर को बाद में समझ लेंगे, पहले हम दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारे पास है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ये हिल्ड होता है बिटवीन दी टेंशन 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर वार तक जो प्रेजेंट पानी होता है, इसको क्या कहते हो, हम इसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो हमारा है ये पौधों के लिए अवेलेबल होता है, पौधों के लिए जो प्राप्य जल होता है, ठीक है, प्राप्य जो जल है, पानी है, यही आपका कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। सॉइल में क्या है, पार्टिकल्स इस तरीके से हैं, और ये पार्टिकल्स क्या है, कैपिलरी बनाते हैं, और कैपिलरी वाटर यही प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। कैपिलरी वाटर क्या है, बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के बीच का जो पानी होता है उसको कैपिलरी वाटर कह देते हो, ठीक है। टेंशन आपको बता दिया, 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेरिक वार तक आपको देखने को मिलता है। ये जो पानी यहां पे आपको देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस फिल्म अराउंड द पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ फिल्म इस तरीके से फॉर्म है, और जो पानी एक्स्ट्रा होता जा रहा है, तो वही जो पानी है कैपिलरी फोर्स के थ्रू ऊपर नीचे क्या कह सकते हैं, प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। प्लांट की जो रूट्स होती हैं इसी के थ्रू अटैच होकर इस पानी को लेती हैं। वाटर हिल्ड बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी टू द परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, तो इसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर कह देते हैं। ये जो पानी है बिटवीन द परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के जनरली ये प्लांट के लिए कह सकते हैं अवेलेबल पानी हमारा होता है, अवेलेबल वाटर ये होता है, ठीक है। तो समझ गए कैपिलरी वाटर क्या है, पौधों के लिए अवेलेबल है। आपका एटमॉस्फेरिक बार पूछा जाता है, याद रखना 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेरिक बार तक होता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, जो सॉइल सोल्यूशन है, ठीक है, सॉइल सोल्यूशन, सॉइल में सोल्यूशन जो बनता है, न्यूट्रिएंट घुलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी के द्वारा प्लांट को अवेलेबल होते हैं। मोस्टली अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर, जो वाटर के लिए अवेलेबल है, क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, वो आपका वाटर कौन सा है, कैपिलरी वाटर देखने को मिलता है। अ पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर बिलो 15 बार इज यूज्ड बाय द प्लांट, ठीक है। थर्ड हमारा आता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक आपको सिंपल बताया था, ये सॉइल का पार्टिकल है, और इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमको जो पानी है इस तरीके से अटैच है, इस तरीके से पानी अटैच है, इस तरीके से। तो वही आपका, चूंकि ये पानी बहुत थिन लेयर के फॉर्म में होता है, थिन लेयर बनाता है, तो इसीलिए इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कह देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इसको वाटर कह देते हैं। और ये 31 से 10,000 एटमॉस्फेरिक बार तक आप कह सकते हैं ये अटैच रहता है उसके साथ, ठीक है। और ये पानी क्या है, प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा फोर्स के द्वारा अटैच है। अब सिंपल समझो, मान चलो ये ग्लास है मेरे पास, ठीक है। अगर मान चलो मैं कोई ऐसी वस्तु लूं जो 20 किलो की है, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे तो पकड़ के रख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, मान चलो अगर ऐसे पकड़ के मैं एक पूरे दिन खड़े हो सकता हूं, तो इस तरीके से अगर इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ज्यादा देर तक मैं खड़ा नहीं रह सकता, थक जाएगा मेरा हाथ। सिंपल यही तरीका यहां पे है।
जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये इतना ज्यादा टाइटली हिल्ड होता है पार्टिकल के कि ये छोड़ ही नहीं सकता, इसको छोड़ता ही नहीं, टाइट पकड़ के रखा है, ठीक है। तो प्लांट के लिए अवेलेबल हो नहीं, ठीक है। इसको हम क्या है, ये वेपर फॉर्म में भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है मोर देन 31 एटमॉस्फेयर से 10,000 एटमॉस्फेरिक वाटर तक हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, समझ लो एक बार चित्र से समझ लो, चित्र में सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या देख रहे हो, पहले हमने पढ़ा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, ये देखो इस तरीके से प्लांट, ये पार्टिकल के चारों तरफ जो बहुत टाइटली हिल्ड है, यही आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। कैपिलरी वाटर क्या है, जो कैपिलरी के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से प्लांट के लिए अवेलेबल पानी है, वही आपका कैपिलरी वाटर है, ठीक है। यही आपका क्या है, कैपिलरी वाटर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर है ग्रेविटेशनल वाटर, जो पानी कहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे जा रहा है, ये देखो नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। फिर हमारा आता है दूसरा क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर की जब भी हम चर्चा करेंगे तो दो यहाँ पे हमको तीन प्रकार से देखने को मिलेगा, एक अवेलेबल वाटर, एक अनअवेलेबल वाटर, और तीसरा हमारे पास है सुपर अवेलेबल, या हम इसको सुपर फ्लेवस वाटर भी कह देते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले हम सबसे पढ़ेंगे अवेलेबल वाटर। अवेलेबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अवेलेबल, अवेलेबल है यानी कि प्लांट के लिए अवेलेबल है। ये पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर लाइक बिटवीन फील्ड कैपेसिटी और साथ ही साथ परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसी कंडीशन सॉइल में जब पानी आप क्या करोगे, पौधे के लिए आप पानी देते हो और पानी एकदम खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो गया, बिल्ट मुरझा है, मुरझान बिंदु इसको कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं मुरझान बिंदु, है ना। इसका आपका एक परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है, एक टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट होता है, एक आपका और कौन सा होता है, टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट हो गया, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट हो गया, और एक और होता है हमारा, ठीक है, और लास्ट में बिल्डिंग पॉइंट होता है। बेसिकली जब मुरझाने लगे, आप देखते हुए हो गर्मियों में क्या होता है, सुबह सुबह एकदम पौधे तंदुरुस्त ताजे खड़े होते हैं ना, दोपहर में धीरे धीरे मुरझा जाते हैं बेचारे, बैठ जाते हैं ना, और शाम को फिर से पानी उनको मिल जाता है तो फिर से वो खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, तो वही बिल्डिंग पॉइंट होता है। ब्रिग और सेंस ने इसको सबसे पहले बताया था, इंडिकेटर प्लांट में भी आपको पढ़ाया था आई थिंक। सनफ्लावर बहुत अच्छा वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो जो अवेलेबल वाटर है ये आपका फील्ड कैपेसिटी, यानी फील्ड कैपेसिटी कितने पर होती है, 1/3, ठीक है, से लेके 31 तक, बेसिकली 15 तक जाता है, ठीक है। अवेलेबल वाटर है, अवेलेबल वाटर जो है फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक आपने मिलता है, और ये यूजफुल होता है फॉर द प्लांट, ठीक है। अवेलेबल है तो सिंपल वही उस समझ लो। देन हमारा आता है, ये आपको भी समझाऊंगा इसमें क्या है। फिर दूसरा आता है अनअवेलेबल। अनअवेलेबल यानी कि प्लांट के लिए अवेलेबल है नहीं, इसको आप क्या कह सकते हो, होल हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है प्लस ए पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर बिलो द बिल्डिंग पॉइंट, ये आपका अनअवेलेबल होता है। ये रेंज कितनी है, तो 15 से लेके 10,000 एटमॉस्फेरिक वाटर तक आपको अनअवेलेबल वाटर देखने को मिलता है। थर्ड हमारा आता है सुपर अवेलेबल वाटर, या इसको हम कह सकते हैं सुपर फ्लेवस वाटर। ये मॉइस्चर टेंशन यहाँ पे ज्यादा होता है और लेस या इक्वल टू हमको 1/3 एटमॉस्फेरिक वाटर तक देखने को मिलता है। इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कह सकते हैं। ये हार्मफुल होता है क्रॉप फॉर टू मच, ठीक है, इसीलिए हार्मफुल देखने को मिलता है। यूनिट क्या है, तो एक तो आपकी मास बेसिस पे हमें देखने को मिलती है जूल पर केजी, दूसरा है वॉल्यूम बेसिस पे, ये पास्कल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताओ क्लियर हो गया वाटर क्लासिफिकेशन। यहां पे देख सकते हो इस चित्र के माध्यम से समझा दिया, जो भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन था वाटर का वो आई थिंक समझ गए हम लोग, ठीक है। बताओ कौन सा ऐसा वाटर है जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, बोलो फटाफट। सही बात है, अच्छा एग्जाम्पल है, स्कूल के बच्चे सुबह जाते हैं एकदम तंदुरुस्त सुबह, हाँ, लेकिन कहाँ बच्चे स्कूल कहाँ ही जाते हैं, मार कूट के ले जाना पड़ता है। सबको क्लियर है, एमसीक्यूज करें हम लोग, खत्म हो गया, खत्म हो गया इन द सेंस, मतलब मॉइस्चर बचा है हमारा, उसको मेजर कैसे करेंगे वो हमारे पास अभी मेथड है, उसको पढ़ाना है, ठीक है। ये आपको पूरा मिल जाएगा टेबल, इसको आप याद कर लेना, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। हाँ, अवेलेबल जो वाटर है ये आपका कैपिलरी वाटर है, ठीक है, अवेलेबल जो वाटर है कैपिलरी वाटर है। आपको कहानी सुनाऊं एक छोटी सी, आजकल जो चल रहा है ना उसको देख के बड़ा मुझे तो कहानी बन आ जाती है याद। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, वहां पे 5 अंधे रहा करते थे। तो एक दिन उसी गांव से एक हाथी लेके निकला, ठीक है, एक हाथी गजराज है ना, उसको हाथी को लेके निकला। तो अंधों और उसके गले में घंटी बंधी थी, हाथी के गले में घंटी बंधी थी। तो जैसे ही उस गांव से निकला, 5 अंधे थे, उनको दिखाई देता नहीं था, तो घंटी टक
टन 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 बजती थी जब हाथी मतलब चलता था। तो क्या हुआ, जैसे उस गांव से निकला तो अंधों को वो आवाज सुनाई दी कि अरे कोई जा रहा है। तो अंधे जिद करने लगे कि किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है। तो लोगों ने बताया कि हाथी है। तो उन्होंने कहा हाथी कैसा होता है, ये क्या है। तो गांव वालों ने कहा हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है और आकार में बहुत बड़ा है। तो अब उनके मन में कहते नहीं जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमें भी हाथी देखना है। अब चिल्ला रहे हैं कि हमें भी हाथी देखना है, हमें भी हाथी देखना है, लेकिन सुनाई उनको आवाज घंटी दे रही सिर्फ। तो उनका तुम तो अंधे हो, पांचों अंधे चिल्ला रहे हैं कि हम देखना है, लेकिन वो हाँ भाई लोगों ने समझाया कि आपको कैसे दिखाई देगा, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा आंखों से तो कैसे समझ पाओगे कि हाथी कैसा होता है। तो कहे नहीं नहीं हम देख लेंगे, एक काम करो तुम हाथी को बिठा देना और हम देख लेंगे। तो हाँ चलो लोगों ने कहा चलो ठीक है, इतना परेशान हो रहे हैं तो दिखाई देते हैं। तो क्या जो गज मतलब हाथी को हाँकते थे और उन्होंने बिठा दिया हाथी को। अब क्या हुआ, अंधे आए पास में और अंधे अपने अपने हिसाब से, कोई उसका पैर पकड़ के छू रहा है और गुलगुला उसको लग रहा है, कोई उसकी सूंड पकड़ रहा है, तो कोई उसकी पूंछ पकड़ रहा है ना, कोई उसके कान पकड़ रहा है। तो ठीक है, सबने देख लिया, सबने देख लिया। गांव वाले पूछ लिया, ठीक है इच्छा संतृप्त हो गए, मन में जो अच्छा थी वो भर गई। हाँ 500 ने कहा ठीक है, हाँ देख लिया हाथी, देख लिया देख लिया देख लिया, ठीक। हाथी वाला हाथी लेके चला गया। अब हाथी वाला तो हाथी लेके चला गया। अब क्या होता है, अंधे आपस में बात करते हैं, हाथी बहुत गुलगुला था। तो दूसरा अंधा बोलता है अरे नहीं यार, हाथी बहुत दुबला था, हाथी तो बहुत उसने, अब देखो किसी ने पैर पकड़ा तो वो कह रहा है हाथी बहुत गुलगुला है, किसी ने सूंड पकड़ी तो कह रहा है हाथी तो सांप की तरह है, लंबा है उसका, है ना, सूंड पतली है, मतलब सूंड तो पतली उन्होंने पकड़ी। तो उनको कैसे समझ आ रहा है कि एक कह रहा है नहीं हाथी तो बहुत फैला हुआ है क्योंकि उसने उसका कान पकड़ा, ठीक है। अब एक कह रहा है नहीं हाथी तो लाठी की जैसा है ना, बहुत दुबला पतला है। तो अब ना कोई अंधा अपनी जगह गलत है, ना ही कोई, अब जिसने जो देखा ना, अब अगर किसी अंधे ने उसका पैर पकड़ा तो उसका गुलगुला लग रहा है वो, है ना, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसको लाठी की तरह लग रहा है, किसी ने उसकी सूंड पकड़ी तो वो बता रहा है कि पहले तो वो पतला है फिर धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। अब अगर आप सोचो, सिंपल सोचो, कोई भी अपनी जगह गलत है क्या, आप बताओ। कोई अंधा क्या अपनी जगह पे गलत है और क्या वो सही है, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या वो गलत है या वो सही है। देखो जिसने जो छुआ, हाथी का जो भी पोर्शन उसने छुआ, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो बता रहा है हाथी के बारे में। अब अपनी जगह पे वो गलत भी नहीं है, बताओ। तो अपना अपना नजरिया होता है, सिंपल यही है, कहानी का अर्थ यही होता है कि क्लास में 1000 स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन आप हर एक स्टूडेंट को एक समान तरीके से नहीं समझ चीज आएंगी ना, उनका अपना अपना खुद नजरिया होता है ना चीजों को कह सकते हैं समझने का, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो कोई गलत नहीं है अपनी जगह पे। चलें आगे बढ़े, ये टेबल याद करवाना था इसीलिए तुम्हें कहानी सुनाई है, ठीक है। अब इस टेबल को याद करना है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। फील्ड कैपेसिटी की बात करोगे तो 1/-1/3 बार पे होती है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट -15 बार पे होती है। सेचुरेशन, सेचुरेशन आपका 0 बार पे देखने को मिलेगा। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट -31 बार पे देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल वाटर मोर देन 1/3 बार पे देखने को मिलेगा। कैपिलरी वाटर -1/3 से लेके -31 बार पे देखने को मिलेगा। अवेलेबल वाटर -1/3 से लेके 15 बार पर देखने को मिलेगा। फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक, ठीक है। प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स मेजर करता है अप टू 15 बार। और प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स, अच्छा ये आई थिंक वो रिमूव नहीं हुई है, ठीक है। एक काम करना, यहां तक तो आप याद कर लेना, इसको इतना ऊपर का पोर्शन याद कर लेना। और ड्राई ओवन ड्राई सॉइल का कभी कभी पूछ लेते हैं, 10,000 ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद कर लेना, कुछ चीजें हैं ऊपर तक पूरा पोर्शन याद करना, इसके ऊपर के जितने हैं उन सबको याद कर लेना, यहां से आप 2-3 को याद कर लेना। डन, चलो आ जाओ। फिर आते हैं हमारे पास मेजरमेंट, हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर को मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो 2 प्रकार के हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। एक तो हमारे पास आता है डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, एक लाइसीमीटर से रिलेटेड कुछ बता देता हूं आपको। लाइसीमीटर, लाइसीमीटर जिसको हम ईरोमीटर के नाम से जानते हैं, ईरोमीटर,
अब कोई पूछे वाटर का मेजरमेंट कैसे करोगे, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट कैसे करोगे, तो लिखना लाइसीमीटर, क्या है लाइसीमीटर, लाइसीमीटर, या आप लिख सकते हो इरोमीटर, ठीक है। गार्डनर, जो गार्डनर और साथ में इनकी एक और रिचर्ड एंड गार्डनर, रिचर्ड प्लस गार्डनर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोनों लोग मिलके ये बनाया था आपका लाइसीमीटर, या इसको एरियोमीटर कहते हैं। तो सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए दो चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है, दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास है थर्मोग्रेविटेशनल मीटर, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और ओवन ड्राई मेथड है। इसमें ओवन ड्राई 115 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए प्रेशर उसको रखते हैं, और प्रेशर 0 से 100 बार देते हैं, और सिंपलेस्ट मेथड होता है, मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट बाइली इसको हम यूज करते हैं। दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नाम याद कर लेना कि एमसीक्यू को यहाँ पे बनाए पूछे कि इसमें से कौन सा मेथड डायरेक्ट नहीं है या इनडायरेक्ट है, तो आप याद रखो, ठीक है। तो एक तो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट ब्लॉक हो गया, जिसको जिप्सम ब्लॉक के नाम से जानते हैं। दूसरा न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसको न्यूट्रॉन प्रोब के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा टाइम डोमेन रिफ्रैक्टोमीटर, ये टोप एंड ऑल थे, टोप एट ऑल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। फिर आता है टेंशियोमीटर, इसके अलावा प्रेशर प्लेट अपरेटस, इसको प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस भी कहते हैं। और फिर हमारा आता है गामा रे अटेंशन, ठीक है। ये कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के हमारे पास कुछ उपकरण हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे जो कह सकते हैं लॉज हैं, उनका यूज करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना, इनका नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आ रहे हैं इनडायरेक्ट में, कौन से आ रहा है डायरेक्ट में। डन, चलो, तो सीपेज आपको पढ़ा दिया, इतना क्लियर हो गया सभी का। बताओ अब कुछ बच रखा है इसमें जो आपको जानना चाहिए, मुझे लगता है बता दो, सब कुछ दिया है हमने, सीपेज, फील्ड कैपेसिटी, सारी चीजें कहीं ना कहीं हो चुकी हैं, ठीक है। ये टेबल यहाँ पे भी दी है, और इसके साथ में हमने आपको जो सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट और उसका जो पीएफ है उसको भी अटैच कर दिया है, तो इसको आप एक बार देख लेना सभी लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट, ड्रेनेज, सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। पर्कुलेशन बताओ, क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो, ये सॉइल के मॉइस्चर को हम मेजर कर लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड थे। अब हमारे पास आते हैं कुछ टर्म, जैसे कि सीपेज है। सीपेज क्या होता है, सीपेज क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो, ठीक है। सॉइल का हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, सॉइल का नहीं, वाटर का हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है सॉइल में, तो उसको आप सीपेज कह दोगे, ठीक है। सीपेज कह दोगे। डाउनवर्ड लेटरल जो फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, इसको आप सीपेज कहते हो। तो याद रखना, क्वेश्चन अगर बनता है तो करेक्ट कर लेना। आगे आ जाओ, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसके थ्रू जो पानी बचा के रखता है, खींच के रखता है 1/3 एटमॉस्फेरिक बार तक, तो उसको क्या कहते हो, फील्ड कैपेसिटी कह देते हो। दिस लेवल रेडली, वाटर इज रेडली अवेलेबल टू प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पानी मिल नहीं पाएगा, ठीक है, पानी मिल नहीं पाएगा बेचारा। क्या कह रहा हूं सर, हाउ थर्मोग्रेविटी मेथड कैन बी यूज। सर थर्मोग्रेविटी मेथड आपको डिटेल में पढ़ना है। थर्मोग्रेविटी मेथड बेसिकली देखो, यहां पे मुझे ऐड नहीं करना था, लेकिन थर्मोग्रेविटी मेथड की बात कर रहे हो, थर्मो मतलब टेम्परेचर का, ग्रेविटी मतलब उसके थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया, ओवन ड्राई जो आपका मेथड है, इसके थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में अगर बताना तो फिर डिटेल में बता दूंगा, अभी मैंने भी इसको ऐड कर दिया आप सभी के लिए, है ना, क्योंकि ये आते हैं कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। टीडीआर से क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है एक बार, टाइम डोमेन रिफ्रैक्टोमीटर का फुल फॉर्म पूछा है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और तो आपका वो प्रैक्टिकल में तो नहीं पूछेंगे इतने, ठीक है। जानना हो तो बता देना, मैं कर दूंगा आप, है ना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा उसकी। इसके अलावा 2 से 3 दिन के बाद रेनफॉल होती है, उसके बाद में जो पानी बचता है उसको आपको हम कैसे कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी भी है, ठीक है। प्रेशर प्रेस अपरेटर्स जो हमारे पास है उसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा आता है, तीसरा हमारे पास है बिल्डिंग कोफिशिएंट। बिल्डिंग कोफिशिएंट क्या होता है, वाटर रेट बिल्डिंग कोफिशिएंट इज हेल्ड विद ए फोर्स ऑफ 15 एटमॉस्फेरिक बार, और ये परसेंटेज जो आपको मॉइस्चर का देखने को मिलता है रूट जोन में, उसी को आप परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट प्लांट के लिए कह देते हो, ठीक है। फिर आता है पर्कुलेशन, बता चुके हैं पर्कुलेशन, ये डिफरेंट हॉर्जन में जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, डिफरेंट हॉर्जन में पानी का जो मूवमेंट हो रहा है, यही हमारे पास क्या है, यही हम इसको पर्कुलेशन कह देते हैं, ठीक है, पर्कुलेशन कह देते हैं। फिर आता है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन, जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है, इसकी वाटर की फर्स्ट एंट्री जो वाटर की हो रही है, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब अगर डिटेल में कराना हो तो बता देना, डिटेल में करा देंगे, सारी चीजें दी हैं, समझा चुका हूं आपको, है ना, बार बार उसी चीज को रिपीट करना
सही नहीं है, टाइम कहीं ना कहीं उसमें यूटिलाइजेशन होगा। डाउनवर्ड जो एंट्री है बेसिकली फर्स्ट एंट्री, बारिश के बाद में जैसे फर्स्ट एंट्री होती है तो उसी को कह देते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। देन आता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, थोड़ा इसके बारे में जान लेना, कितने एटमॉस्फेरिक बार तक होता है, तो 1/100 लेके 1/100 से लेके 1/1000 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इस पे आपको देखने को मिलेगा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। और द दिस टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ 31 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। फिर आता है लीचिंग। लीचिंग आपको पता है वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है हमें देखने को मिलता है, तो जो भी पाएगा खुद को घोल लेगा। अब न्यूट्रिएंट को घोल लिया और क्या क्या कर रहा है, ये वो बिगाड़ू बच्चा है पानी। लीचिंग प्रक्रिया में बेसिकली क्या है, न्यूट्रिएंट को अपने साथ घोल के डिफरेंट सॉइल की हॉरिजन में लेके जा रहा है, यानी कि मोहल्ले का ऐसा बदतमीज बच्चा जो खुद के साथ अपने पूरे मोहल्ले को खराब कर रहा है, ठीक है, यानी कि ले जा रहा है इनको, इसको कहां, डिफरेंट हॉरिजन में लेके जा रहा है, लीच डाउन कर रहा है ताकि अवेलेबल ना हो पाए, प्लांट अच्छे से ग्रोथ ना कर पाए, ठीक है। न्यूट्रिएंट लीचिंग हो गई। सैचुरेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह सकते हैं इसको। इट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन ए सॉइल व्हेन मोर, जो पोर्स होते हैं बोथ, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, ठीक है, वो पानी से भर जाए। तो बता चुका हूं आपको कौन से पोर आपके पास है, माइक्रो पोर्स है और माइक्रो पोर्स है, यानी कि बृहद और सूक्ष्म छिद्र हैं, दोनों पानी से भरते हैं, तो उसको हम सैचुरेशन कह देंगे, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीएफ भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, हर एक बिंदु पे, जहां अगर बात करोगे वाटर वेपर, ठीक है, अगर हम कहें हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, या कैपिलरी वाला बहुत पूछते हैं, कैपिलरी वाटर कब होता है, तो ये होता है बिटवीन दी 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेयर वार तक। पीएफ पूछ लेते हैं 2.54 से लेके 4.85। अच्छा, ईरोमीटर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो ईरोमीटर हमारा है, ईरोमीटर लाइसीमीटर है। अच्छा, ये सैंडी सॉइल्स में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना यहां से। और 0.85 बार तक ही इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्ले सॉइल में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखना। याद आ गया तो बता दिया आपको, ठीक है। चलो, फिर आता है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बेसिकली इंडिकेटर प्लांट, सनफ्लावर जब क्रॉप पढ़ाई भी थी तो वहां पे भी बताया था बेस्ट इंडिकेटर प्लांट हमको देखने को मिलता है। और जो परमानेंट बिल्डिंग क्या होती है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट विच प्लांट रूट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर at the rate of sufficient to meet the transpiration needs, ठीक है। at this moisture content plant lose their trajectory। trajectory मतलब क्या, इस तरीके से खड़ा हूं अकड़ के मैं, है ना, और फिर मैं एकदम मुलायम हो गया, सुकड़ गया ऐसे ना, इस तरीके से खड़ा हूं, तो वो क्या है, ट्रैजेक्टरी लॉस कर देते हैं। और इसी जो सिम्टम ये शो होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग कह देते हैं, इसी को बिल्डिंग कहते हैं। इट इज द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू प्लांट, ठीक है, लोअर लिमिट होती है अवेलेबल जो कि प्लांट के लिए वाटर होता है। आल्सो हम कह सकते हैं कि प्लांट नॉट डेड, मरते नहीं है, अभी मरे नहीं है भाई, हम जिंदा है कह रहे हैं, बट दे आर नाउ इन परमानेंट बिल्टेड, ठीक है, परमानेंटली ये बिल्टेड हो चुके हैं। और कंडीशन डाई इफ वाटर इज नॉट अडेड, अगर आप पानी आप नहीं डाला, है ना, कहते नहीं कि आखिरी टाइम है, 1-2 बूंद पानी डाल दो नहीं तो फिर हम मर ही जाएंगे, तो वही हालत है इनकी भी। जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है बस मरने ही वाले हैं, अगर पानी पिला दिया तो उठ के जिंदा हो जाएंगे, अगर नहीं पिलाया तो फिर हम कह रहे राम राम, है ना। चलो, फिर खत्म हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज एट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज बट -15 बार आपको देखने को मिलता है। ये आपका क्या हो गया, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इसको समझ लेना। फिर आता है अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट। अल्टीमेट मतलब आप हम नहीं बचे हैं, अब नहीं, अब जा रहे हैं। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच विल्टिंग इज कंप्लीट एंड प्लांट डाई इज परमानेंट। काल क्या है आपका, ये आपका अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट। अच्छा, यही नहीं याद आ रहा था, अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट। एट अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज हाई और एज 60 बार देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिकली क्या है, अभी अभी पूछ लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दे देते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ड्रेनेज क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, उसी को क्या कहते हो आप, ड्रेनेज। अब चाहे 2 प्रकार से होता है, एक सब सरफेस होता है, सब सरफेस, और एक आपका सरफेस, ठीक है। मृदा सतह से पानी निकालना, सतही निकासी, और नीचे बेनिथ द सॉइल निकालना, ठीक है, तो वो कैसा है, सब सरफेस है, ठीक है। फिर आता है आपका अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर अवेलेबल फॉर यूज बाय मोस्ट प्लांट, ठीक है। इट इज कॉमनली डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर एट फील्ड कैपेसिटी एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इनटू बिल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक वो आपको सारी चीजें पता है, बता दी जा चुकी हैं। इसके अलावा फोर्स एडिशन मतलब सिमिलर पार्टिकल अडक्शन पार्ट, अगर वाटर H2O प्लस H2O आपस में अगर अटैच है तो कैसा है, क्या बता दिया, H2O प्लस पार्टिकल सॉइल का अटैच है तो कैसा है फोर्स यहाँ पे, तो ये फोर्स आपका एडिशन है। कोहेशन मतलब वाटर प्लस वाटर है,
तो आपका कैसे अटैच है, तो ये आपका कोहेशन से अटैच है। ससंजन असंजन, कैपलरी क्या होता है, कैपलरी पोर्स, ट्यूब लाइक जो आपकी इस तरीके से ये पार्टिकल्स हैं और ये ट्यूब्स बन रही हैं जो इस तरीके से ट्यूब्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये आपकी कैपलरी है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास कैपलरी देखने को मिल रही है। डन। चलो फिर आता है परमिबिलिटी। याद रखना, बहुत अच्छी डिफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है, याद रखना। परमिबिलिटी से क्वेश्चन कभी भी पूछ भी लेते हैं। इट इंडिकेट द रिलेटिव ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सॉइल। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइन हाउ फास्ट एयर एंड वाटर मूव थ्रू द सॉइल इज नोन एज परमिबिलिटी। ठीक है, परमिबिलिटी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो शब्द याद कर लेना, याद हो जाएगा कि वाटर मूव हो रहा है थ्रू द सॉइल। ठीक है, कितना फास्ट सॉइल, एयर और वाटर मूव हो रहा है, उसी को हम परमेबिलिटी कह देते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा और पूरा टॉपिक हमारा खत्म। ठीक है, पूरा टॉपिक जो हमारा है वो खत्म हो चुका है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर यानी कि जल के बारे में, जल का महत्व क्या है। इसके अलावा हमने फिर क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन किया। हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया वाटर का। क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, दो आधार थे हमारे। एक तो हमारे पास था कौन सा, एक आधार था हमारा, एक फिजिकल है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल है। ठीक है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमने किया। और लास्ट में सॉइल के मॉइस्चर को हमने मेजर किया, सॉइल मॉइस्चर मेजर किया हमने। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर मेजर करने के लिए दो हमारे पास थे, एक डायरेक्ट था, एक हमारे पास इनडायरेक्ट था। ठीक है, और फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ लिए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी का। बताओ क्लियर है सभी, यस या नो, बताओ फटाफट बोल दो, फटाफट एक क्वेश्चन कर लो, आ जाओ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन फटाफट। पहला प्रश्न बताओ। एंट्री ऑफ वाटर इनटू दी सॉइल। अब देखना आधे खेल जाएंगे यहां से, कैसे खेलेंगे बताना। इसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं क्या, इसको हम परकुलेशन कहते हैं क्या, इसको हम सीपेज कहते हैं क्या, डी ऑल ऑफ दीज। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ज्यादा ही मिस्टेक होने वाली है इसमें, बताओ। अच्छा, मुझे तो लगा था रोनी, मेधा, श्रद्धा, हितेश और प्रवीण जी तो अपना पता नहीं कहाँ है ना, एक्वाकल्चर एंजॉय कर रहे हैं क्या, है ना, सब सो गए थे, सब एक्टिव थे। यानी कि मजा आ रहा था तुमको क्लास में, क्या समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी का, पूछ लेना, कुछ ना समझ आया हो घर लेके ना जाना डाउट। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। दो शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द दोनों खतरनाक हैं। एक होता है इन, एक होता है इनटू। बस इन और इनटू में ही फर्क अगर समझ आ गया तो आप परकुलेशन और इनफिल्ट्रेशन आपको सही समझ आ जाएगा। इनफिल्ट्रेशन समझ गए। हमने क्या पूछा था, एंट्री ऑफ वाटर इनटू दी सॉयल, इनटू दी, इन होता तो क्या होता, परकुलेशन होता। ये इन अगर लगा देता तब होता आपका परकुलेशन। इनटू इन द सॉइल, इनटू द सॉइल। ठीक है, इनटू द सॉइल क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन। ये ऑप्शन सही है, 69% लोगों का सही, सही कर लिया तुमने। तो मैं ही गलत हूं, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को गलत समझा। आप लोगों तो सही कर लिया आंसर, मुझे लगा था गलत करोगे। कोई बात नहीं, अगला तो करोगे, ये भी सही करोगे। चलो, which one is not comes under physical classification of water। ग्रेविटेशनल वाटर,
बी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सी अवेलेबल वाटर। डी क्या बना रहे हो, कैपिलरी वाटर। चलो अब तो करो गलत। एक आजकल ना इंडोनेशिया का एक लड़का बहुत काफी वायरल चल रहा है, जो बोट पे बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। बेसिकली इंडोनेशिया में फेस्टिवल होता है, नाव वहां पे दौड़ाई जाती है ना। तो उसमें उनका मतलब कल्चरल है, वो कल्चरल, तो उसमें नाव के आगे छोटे बच्चे बैठते हैं। तो अभी बहुत काफी ज़्यादा वायरल हो गया, और वही लड़के को इंडोनेशिया का जो टूरिज्म है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। तुम लोग भी ऐसे ही काम करो, कुछ नाम रोशन करो खुद का, और क्या। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कौन सा नहीं आता है। विच वन इज नॉट कम्स अंडर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो अवेलेबल वाटर हमने पढ़ा ही नहीं उसमें, अवेलेबल तो किसमें पढ़ा था, सही है। अब लग रहा है चलो ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अरे ठीक है, तो टाइम भी हो चुका है। हम केरला में भी होता है, हाँ केरला में भी होता है, वो थाईलैंड का है, लेकिन वो वीडियो थाईलैंड का है। सब कुछ तुम लोगों को अपने ही देश का करना होता है, अच्छी बात है देश प्रेम, लेकिन किसी को दबाना नहीं है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखावहेत्, है ना। पूरा विश्व हमारा घर है। चलो तो आई थिंक रिवीजन करके आना, 2 क्वेश्चन करवा दिया हूं मैं, और रिवीजन साथ साथ जितना भी हो गया है ना। नोट्स बना रहा है कोई, क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हो क्या, कोई शॉर्ट नोट्स बना रहे हो कोई, अगर बना रहे हो तो बता देना। बना रहे हो क्या कोई, बताओ जरा, कोई ऐसा है शॉर्ट नोट्स बना रहा है। पता है यहां अगर ये देखो, अरे अरे अरे, कॉल भी हो जाता है यहाँ से। अच्छा कॉल हो जाता है तुम लोगों को, बढ़िया है, बना रहे हो, बढ़िया बात है। चलो ठीक है, ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहना। अगर टाइम मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं, पीपीटी तो मिल जाती है, उनके थ्रू आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड देख लो। ठीक है, सभी सभी के सही हैं, डन। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। आकृति लिखती हो अच्छी, सही, बाड़े, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। नोट्स बनाओ, एक टेलीग्राम सेशन करेंगे, उसमें थोड़ा और हम लोग चीजें ब्रेक डाउन कर लेंगे उनका, है ना। एक कॉर्नल मेथड होता है नोट्स बनाने का, कॉर्नल मेथड, उसको थोड़ा बता दूंगा। तो और जो जिनको नहीं मतलब नोट्स बनाना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट्स तो आपको मिल जा रहा है ना। टाइम कम है तो उन सब चीज़ों को आप नहीं, अगर सही है अच्छा है तो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर चलो ख्याल रखो अपना, और पढ़ के आना, सारी चीज़ें रिविजन कर लेना। किसी को डाउट तो है नहीं, एंड करें हम क्लास, बाइंड अप करें सब कुछ। ठीक है, ओके, टेक केयर।